पाइथन के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा कि इसमें बहुत ही ज़्यादा रिच लाइब्रेरी बेस है। ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है टू स्टार्ट विद और भी बहुत कुछ। और इससे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस जैसी हैवी चीज़ें भी हो जाती हैं। इस लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे पाइथन एग्जैक्टली है क्या। अगर आपको नहीं मालूम है पाइथन क्या है और इवन आपको ये भी नहीं मालूम है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, डोंट वरी, हम उसी लेवल से शुरू करेंगे और मैं आपको एक उस लेवल तक लेके जाऊंगा जहां पे आप पाइथन के खुद के कोड कर सकते हो। पाइथन में जो भी अलग अलग एस्पेक्ट्स है कोडिंग के, जो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी होते हैं, फॉर एग्जांपल लूप्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, कंडीशनल्स हैं, डेटा टाइप्स हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट फंक्शंस हैं एंड ऊप्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष। लेट्स सी कि आज हम डिस्कस करने क्या क्या वाले हैं। इस लेक्चर में जो कि 60 मिनट के करीब का जा सकता है, इसमें हम बेसिकली स्टार्ट विद कि है क्या पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर स्टार्ट विद कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा क्या खास है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्या वर्जन्स हैं, कैसे आप इसमें कोड लिख सकते हो, एंड देन विल स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोग्राम जो हर कोई एक कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखता है, जिसको हेलो वर्ल्ड बोलते हैं, तो हम वो लिखेंगे। उसके बावजूद हम डिस्कस करेंगे उसके बाद कि वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन में, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो एक मैं जस्ट एक रफ ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, आगे जाके हर एक चीज को इन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप में वेरिएबल्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, एक डेटा टाइप को दूसरे में कन्वर्ट कैसे करना है, जिसको टाइप कन्वर्जन बोला जाता है, और मेरे पास में क्या क्या बेसिक ऑपरेशंस हैं जो मैं परफॉर्म कर सकता हूँ डेटा टाइप्स पे, क्या क्या ऑपरेटर्स हैं मेरे पास में, कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे लॉजिकल है। और उसके बाद में फोर्थ मॉड्यूल में हमारे पास आके कंट्रोल एंड फ्लो स्टेटमेंट है, जहां पे इफ एल्स कंडीशंस, फॉर लूप्स एंड व्हाइल लूप्स, ये सब चीजें जिसमें आती हैं, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। और उसके बाद में ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट भी इसी के अंदर आता है कि कैसे हम एक लूप को बीच में अगर कभी रोकना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास में डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे पास में लिस्ट है, हमारे पास में डिक्शनरी है, सेट एंड टपल, ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास में है। इन्हीं के अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, बस इतना ही फर्क है। और उसके बाद में फंक्शंस है, फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फंक्शंस को लिखा कैसे जाता है, फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है, कॉम्प्लेक्स वे में फंक्शंस को कैसे लिखा जा सकता है, हाउ यू कैन राइट अ फंक्शन जो आपको कोई वैल्यू एज एन आउटपुट देता है। और उसके बाद में हम फाइल हैंडलिंग करेंगे कि आप टेक्स्ट फाइल में कैसे डेटा को लिख सकते हो, उससे डेटा रिट्रीव कर सकते हो, ये सब चीजें। उसके बाद में हमारे पास है एक्सेप्शन हैंडलिंग, अगर आपका प्रोग्राम किसी तरीके का एरर दे रहा है तो ऐसे उस एरर को आप कैसे इजीली मैनेज कर सकते हैं, सिंपल। और उसके बाद में हमारे पास में लाइब्रेरीज एंड पैकेजेस हैं कि कैसे, जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, पाइथन के बारे में आपने सुना होगा क्योंकि पाइथन में बहुत सारा रिच लाइब्रेरी बेस है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजों के लिए पहले से ही कोड लिख दिए हैं, तो आप उन्हीं कोड्स को डायरेक्टली यूज करके आप इमेजेस पे वर्क कर सकते हो, आप ऑडियो फाइल्स पे काम कर सकते हो, आप वीडियोस पे काम कर सकते हो, और आप डेटा सेट्स पे भी काम कर सकते हो। अलग अलग टाइप के डेटा पे आप बहुत इजीली पाइथन से ही काम कर सकते हो। अगर आपको फेस रिकॉग्निशन की एल्गोरिदम बनानी है, आपको स्क्रैच से सब कोड लिखने की जरूरत नहीं है, लोगों ने पहले से ही कोड्स लिख दी हैं लाइब्रेरीज में, जो आप डायरेक्टली इंपोर्ट करके उनको एग्जीक्यूट कर सकते हो, बस इतना ईजी है। हम लाइब्रेरीज का डिस्कस करेंगे, कैसे आप एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर सकते हो, उस पर काम कर सकते हो। और उसके अलावा लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप्स। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी हम एक बार डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये हो गया पूरा करिकुलम कि अगले 10 मॉड्यूल्स जो हैं, अगले 1 घंटे में हम क्या क्या चीजें करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप ऐसे समझ सकते हो कि मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूं, मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, आपको अगर हिंदी आती है आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो, आप समझ पाओ। अब लेट सपोज मैं पंजाबी में शुरू हो जाऊं, तो पंजाबी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको पंजाबी समझ में नहीं आती, और बिकॉज स्लैंग लगभग सेम ही है तो हो सकता है कुछ लोगों को समझ आ भी जाए। पर लेट सपोज मैं हिब्रू बोलना शुरू कर दूं, तो उस केस में बहुत सारे लोगों को समझ आएगा ही नहीं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है, जैसे मैं और आप कम्युनिकेट कर ही इसी वजह से रहे हैं, आप भी इसी वजह से मुझे समझ पा रहे हो क्योंकि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ और आपको हिंदी आती है। पर लेट सपोज मुझे हिंदी नहीं आती और मुझे हिंदी नहीं आती और आपको लेट सपोज मुझे हिंदी आती है और आपको हिंदी नहीं आती, तो आपको सिर्फ इंग्लिश आती है, तो उस केस में या तो एक ऑप्शन हो सकता है आप हिंदी सीख के आओ,
या दूसरा ऑप्शन हो सकता है मैं इंग्लिश सीख के आपसे बात कर लेता हूँ। और तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि हम एक कॉमन लैंग्वेज पे अग्री कर लेते हैं कि हम पंजाबी में बात करेंगे, क्योंकि मुझे पंजाबी आती है और आपको भी पंजाबी आती है और आप पंजाबी सीख लो, ठीक है। तो ये जो कॉमन लैंग्वेज होती है जो हम यूज कर रहे हैं फॉर कम्युनिकेशन, हमारे कम्युनिकेशन के मेथड में वो कॉमन लैंग्वेज होगी पंजाबी। इन द एग्जैक्ट सेम वे अगर मैं कंप्यूटर से बात कर रहा हूँ, अगर मुझे कंप्यूटर्स को कुछ समझाना है कि यार मुझे आपसे ये एग्जैक्टली काम चाहिए, ये जो ऑपरेशंस है ये ऑपरेशन आपको इस डेटा सेट पे करने हैं, इस इमेज के साथ में ये करना है, कॉपी पेस्ट जो भी करना है, तो वो चीजें अगर मुझे कंप्यूटर को समझानी है, मुझे एक कॉमन लैंग्वेज पे अग्री करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी इन लैंग्वेजेस में बात करता हूँ, बट कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं, जीरोज एंड वंस। सो हम दोनों को एक कॉमन लैंग्वेज पे अग्री करना होगा, जिससे कंपाइलर भी समझ पाए, कंप्यूटर भी समझ पाए मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो मैं इंस्ट्रक्शन देना चाह रहा हूँ वो कंपाइलर समझ पाए और इसकी आउटपुट मैं भी समझ पाऊँ। सो वो जो कॉमन लैंग्वेज है कंप्यूटर मेरे और कंप्यूटर के केस में, उसे बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास में है, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये लैंग्वेज यूज होती है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। जावा है हमारे पास में, स्विफ्ट है, ये होती है ऐप डेवलपमेंट के लिए। इन द एग्जैक्ट सेम वे पाइथन जो हमारे पास में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो स्पेसिफिकली यूज होती है वेब डेवलपमेंट, और बेसिकली पाइथन में बहुत सारे रिच लाइब्रेरी बेस है, जैसे आप वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हो, आप डेटा एनालिटिक्स भी कर सकते हो, आप डेटा साइंस भी कर सकते हो। और अगर मैं डेटा एनालिटिक्स की बात करूं, उस केस में पाइथन इज योर गो टू लैंग्वेज। आर भी यूज होती है, बट पाइथन में लाइब्रेरी बेस जो है, जो बहुत सारे लोगों ने पहले से जो कोड लिखे हैं वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसीलिए पाइथन सबसे इजी टू स्टार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाती है हमारे पास। ओके, सो ये तो हो गया पाइथन का फंडा। अब उसके बाद में देखते हैं कि पाइथन में आप कोड लिखोगे कैसे। अब पाइथन में कोड लिखने के लिए आपके पास में कई सारे ऑप्शन है। आप ऑफलाइन एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो जिसको पाइथन IDLE बोलते हैं। यू कैन गो टू देयर वेबसाइट एंड इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, लाइक दैट विल गो समथिंग लाइक दिस। यू कैन गो टू पाइथन IDLE इंस्टॉल। सो हियर यू कैन गो टू पाइथन IDLE, यू कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट। और एक बार जब इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद में बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है जिस पे आप कोई भी प्रोग्राम लिख के एग्जीक्यूट कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन क्या है, आप किसी भी ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर python.id.geeks4geeks/org पे जब आप जाते हो एंड यू कैन गो टू दिस पर्टिकुलर लिंक, तो ये आपको पाइथन का ID खोल देगा। लाइक इफ आई क्लिक ऑन C, सो यहाँ पे आप C का कोड लिख सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट पाइथन 3, सो मैंने पाइथन 3 पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं पाइथन का कोड लिख सकता हूँ। करंटली मैं जो यूज कर रहा हूँ, दिस इज अ जुपिटर नोटबुक, दिस इज ऑल्सो पाइथन नोटबुक ओनली, जहाँ पे आप पाइथन का कोड लिख सकते हो। ओके, सो जो भी मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा, ये आप इंडिविजुअल कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे चला के देख सकते हो। और अगर मैं रन करूंगा, आई नीड टू प्रिंट द वैल्यूज, वो आई लेट यू नो कि चीजें कैसे काम करती हैं, तो वो सब चीजें यहाँ पे भी काम करेंगी। ओके, सो अब एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट विथ द होल कोर्स की चीजें काम कैसे करेंगी। सो पाइथन का जैसे मैंने बता दिया कि पाइथन एक बहुत ही रिच आपको लाइब्रेरी बेस देता है जिससे आप कोड वगैरह कर सकते हो बहुत ही इजीली। सो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक चीजें होती क्या। सो पहली बात, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज कैसे क्यों करते हैं, बिकॉज कंप्यूटर्स जो है वो बहुत ही फास्ट होते हैं ऑपरेशन करने में, जिसमें जबकि हम उतने फास्ट नहीं है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि ये काम आपको इस तरीके से करना है, और कंप्यूटर 24/7 वो काम कर सकते हैं बिना थके और बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस में। सो इसी वजह से मैं कंप्यूटर्स को यूज करता हूँ। ट्रेडिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब एक बंदा बैठ के ट्रेडिंग कर रहा है और दूसरी तरफ अगर मैं कंप्यूटर को सिखा दूं ट्रेडिंग की कैसे जाती है, मैं ट्रेडिंग बॉट्स, ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो यूज करती भी है, तो उस केस में क्या होगा, कंप्यूटर्स पहले तो मैं तो सिर्फ वही डेटा देख पाऊंगा जो मुझे सामने दिख रहा है। कंप्यूटर्स पिछले कई 10, 20, 30, 40, 50 साल का डेटा लेके उस बेस पे भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। हर सेकेंड कई सारी ट्रांजेक्शन वो कर सकते हैं जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इस वजह से हम कंप्यूटर्स को सिखाना चाहते हैं कि इंस्ट्रक्शन उनको मतलब उस हिसाब से इंस्ट्रक्शन पास करना चाहते हैं ताकि वो काम उस पर कर सके। सिंपल। तो कोड रन करने के लिए जैसे मैंने बताया था, पाइथन फाइल आप एक क्रिएट कर सकते हो जिसका एक्सटेंशन .py फाइल हो, और उसको आप रन कर सकते हो। अभी चीजों को इजी करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए यू कैन यूज द पाइथन एनवायरनमेंट, और यहाँ पे आप कोड लिख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप से, बट उससे पहले एक और चीज से स्टार्ट करते हैं कि जब भी आपको कंपाइलर को कुछ समझाना है, कंप्यूटर को कुछ समझाना है, तो ऐसी कुछ बहुत सारी चीजें पहले से डिफाइन की गई है पाइथन के कंपाइलर में, जिसका एक पहले से मतलब डिफाइन किया हुआ है।
मतलब अगर मैं चाहता हूं कंपाइलर को कुछ प्रिंट करना, कि कंपाइलर मुझे एक प्रिंट करके दे। कंपाइलर क्या, कंपाइलर बेसिकली एक प्रोग्राम है जिसके ऊपर मैं प्रोग्राम लिख सकता हूँ। इट्स अ सॉफ्टवेयर, ऑन टॉप ऑफ दैट आई कैन राइट अ कोड। और वो जो कंपाइलर है वो बेसिकली जो मैं कोड लिख रहा हूँ उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो मैं कोड यहाँ पे लिख रहा हूँ ये पाइथन का ऑनलाइन कंपाइलर है। इसकी अगर मैं बात करूँ पाइथन का ऑफलाइन कंपाइलर जो मेरे लोकल होस्ट पे चल रहा है। ओके, इसको इंस्टॉल करने के, सेटअप करने के आपके बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो उस पर नहीं जाते हैं। लेट्स गो टू द कोडिंग पार्ट। अगर आपको किसी भी चीज के लिए प्रिंट करवाना है प्रोग्राम से कुछ पाइथन में, तो पाइथन में प्रिंट नाम का एक फंक्शन है। अगर मैं PRI लिख रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास में ऑप्शन भी आ गया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंट ऐसा दिख रहा है। तो मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा मेरे पास में वही आउटपुट आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ, ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पहला कोड होता है जो बंदा लिखता है। तो अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूं तो मेरे पास में यहाँ पे ये एग्जीक्यूट कर रहा है और यहाँ पे मेरे पास में आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। तो प्रिंट इज समथिंग जिसके अंदर मैं जो भी चीजें लिखूंगा सिंगल कोट्स के अंदर वो एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे। सो प्रिंट क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन है। और फंक्शन क्या होता है आगे आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, पर रफली फंक्शन क्या होता है, ये एक प्री रिटन सेट ऑफ कोड है जो पाइथन कंपाइलर को पहले से पता है कि जब भी मैं प्रिंट लिखूंगा और उसके साथ ब्रैकेट में जो भी चीज लिखूंगा वो एज इट इज आपको प्रिंट करनी है। सो फंक्शन क्या करता है, प्रिंट इज अ काइंड ऑफ फंक्शन जो आप जो भी लिखोगे या इट इज यूज्ड टू डू अ स्पेसिफिक टास्क। एक फंक्शन का काम होता है एक स्पेसिफिक काम करना। प्रिंट नाम के फंक्शन का काम है जो भी डेटा आपको दिया जाएगा उसको प्रिंट करना। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला कोड। अब इसके अंदर यहाँ पे मैंने टेक्स्ट प्रिंट किया। अगर मैं कोई नंबर प्रिंट करना चाहूँ ये y नंबर के अंदर नहीं आएगा, और अगर मैं रन करता हूं यहाँ पे मेरे पास में वो भी आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, अब एक काम करते हैं वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं। अब वेरिएबल्स और बेसिकली डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जब भी आप कोड लिखते हो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप डेटा के ऊपर कोड लिखते हो कि अगर लेट सपोज किसी बंदे की एज 18 से कम है तो हम कह देंगे आप वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो उस केस में जिस डेटा पे आप काम कर रहे हो वो एक नंबर है, राइट। तो जब भी आप कोड लिखते हो आप डेटा के बेस पे कोड लिखते हो। अगर आपको कुछ प्रिंट करना, आप टेक्स्ट प्रिंट कर रहे हो वो भी एक टाइप ऑफ डेटा है। अगर आप किसी की सैलरी की बात कर रहे हो तो सैलरी भी एक नंबर, ये भी एक डेटा हो गया। सो ये जो जितने भी टाइप के मेरे डेटा हैं इसको मैं 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्लास में डिवाइड कर सकता हूं। और वो 4 डिफरेंट क्लास है इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बुलियन। इंटीजर के अंदर सारे नंबर्स आ जाएंगे, 10, 20, -10, -20, 0, ये सारे जो भी होल नंबर हैं वो आ जाएंगे सारे इंटीजर के अंदर। स्ट्रिंग फ्लोट के अंदर मेरे आ जाएंगे डेसिमल नंबर्स, जहां पे भी डेसिमल इंक्लूड हो गया। 20 इज अ फ्लोट, 20.5 is a float, 20 is an integer, 20.0 is a float because it's having decimal in it. अगर आपके पास में 0 है it's an integer. If I am talking about 0.0 that's also a float. So इन दोनों का डिफरेंस बहुत ही ध्यान से याद रखना। और तीसरा मेरे पास में जो डेटा टाइप आता है उसको बोला जाता है स्ट्रिंग। किसी भी चीज को अगर मैं डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर लिखता हूं वो एज अ स्ट्रिंग काउंट होता है। स्ट्रिंग का सीधा सा मतलब है टेक्स्ट। वो एक कैरेक्टर हो सकता है, वो 10 कैरेक्टर हो सकते हैं, वो एक नाम हो सकता है, वो एक पैराग्राफ हो सकता है, वो एक पूरी किताब हो सकती है, और वो एक पूरी सीरीज ऑफ किताबें हो सकती हैं, और वो पूरी इंटरनेट का सारा कॉर्पस भी हो सकता है। ओके, पर जब तक वो सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लिखी हुई है उसको टेक्स्ट में काउंट किया जाता है, उसे उसका डेटा टाइप जो होता है वो होता है स्ट्रिंग। ओके, अब अगला आता है बूलियन डेटा टाइप। अब बूलियन क्या है, बूलियन बेसिकली एज द नेम सजेस्ट बूल, टू, बाइनरी, 0 और 1, ट्रू और फॉल्स। सो इसके दो ही ऑप्शंस बैठते हैं। अगर मैं इंटीजर की बात करूं इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, फ्लोट की बात करूं इनफाइनाइट फ्लोट्स हो सकते हैं, नंबर पॉसिबल्स है। अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स पॉसिबल है। बट अगर मैं बूलियन की बात करूं बूलियन में सिर्फ 2 ही पॉसिबल केसेस है, ट्रू और फॉल्स। तो अगर मैं जानना चाहूं कि एक इंसान का मैरिटल स्टेटस क्या है, अगर वो मैरिड है या अनमैरिड है, उस केस में 2 ही पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, या तो वो मैरिड होगा या अनमैरिड होगा। तीसरे केस भी हो सकते हैं बट लेट्स टॉक अबाउट दीज 2 केसेस ओनली। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स से 2 ही ऑप्शन मिलके बैठेंगे। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है जो हमारे पास में होते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, या तो इन डेटा के ऊपर ही कोड लिख सकता हूँ डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि प्रिंट ट्रू, और यहाँ पे अगर मैं रन करूंगा मेरे पास में आउटपुट में ट्रू या फॉल्स जो भी मैं लिखूंगा वो आ जाएगा।
और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि इसको मैं एज इट इज ना लिख के इस डेटा सेट को एक कंटेनर के अंदर सेव कर लेता हूं और उस कंटेनर को मैं यूज करता रहूंगा जहां भी मैं चाहूं। तो वो जो कंटेनर है उसको मैं वेरिएबल बोलता हूं। अब ये बात मान लेते हैं कि अब जैसे यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो 10 है इट्स अ टाइप ऑफ डेटा एंड द टाइप ऑफ द डेटा इज इंटीजर। 20.5 क्या है, एक फ्लोट है। आशीष इज अ स्ट्रिंग, ट्रू इज अ बुलियन। और यहाँ पे मैंने कैपिटल TRUE लिखा है तब ये बुलियन है। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल t लिख दूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका कलर चेंज हो गया, क्योंकि कलर कोडिंग ये ऑटोमेटिकली देते हैं ऑनलाइन कंपाइलर्स। सो अगर मैं इसे कैपिटल T कर दूंगा इसका मतलब है कि कंपाइलर को मालूम है कि ट्रू नाम का एक बुलियन है मेरे पास में। ओके, सो ये वाला ट्रू और ये वाला ट्रू दोनों अलग अलग चीजें हैं। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंट string that we are having, different keyword we are having. So make sure to use true and false. And इससे ये भी चीज दर्शाता है कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है अगर आप सारे अपर केस में लिख रहे हैं चीजें और लोअर केस में लिख रहे हैं, चीजें सेम काउंट हो। जैसे कि जब मैं प्रिंट लिख रहा हूं यहाँ पे, इफ आई एम राइटिंग प्रिंट, सो यहाँ पे प्रिंट ग्रीन ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल P कर दूं तो ये मुझे एरर देगा। एरर का सीधा सीधा मतलब है कि जब आपका कोड कंपाइलर नहीं समझ पा रहा है आप कहना क्या चाहते हो। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, x नाम का एक कंटेनर ले लिया, उसके अंदर वैल्यू डाल दिया 10। अब मैं इसको आगे जाके कंटेनर को में वैल्यू चेंज करके 20 भी डाल सकता हूँ, 30 भी डाल सकता हूँ। सेम डेटा टाइप की जगह कोई दूसरी डेटा टाइप डालना, अगर इसको इसी कंटेनर के अंदर मैंने आशीष डालना, मैं वो भी डाल सकता हूँ। तो एक कंटेनर को बोला जाता है वेरिएबल, जिसके अंदर आप अलग अलग टाइप की वैल्यूज डाल सकते हो। सिंपल, ओके। और वैल्यूज डाली कैसे जाती है, इक्वल्स टू लिख के। तो जो लेफ्ट में लिखा है वो हो गया वेरिएबल और राइट में जो लिखा है वो होगी वैल्यू। ये जो वैल्यू राइट में है वो कंटेनर के अंदर डाल दी जाएगी और कंटेनर का नाम है x। यहाँ पे x नाम का एक वेरिएबल मैंने डिफाइन कर दिया, यहाँ पे y नाम का कर दिया, यहाँ पे नेम नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया और यहाँ पे इज एक्टिव नाम का मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। और जब मैंने ये डिफाइन कर दिया, मैं इसे अगर एग्जीक्यूट कर लूं और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूं x, अगर मैं प्रिंट करूं y, अगर मैं प्रिंट करूं नेम और अगर मैं प्रिंट करूं इज एक्टिव, तो मेरे पास में वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी जो मैंने पहले से डिफाइन की हुई हैं। ओके, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स। और डेटा टाइप्स में जैसे मैंने बताया हमारे पास में 4 अलग अलग टाइप के डेटा हैं, विच इज इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट एंड बुलियन। ओके, और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक डेटा टाइप है अगर मेरे पास में, उसको मैं दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट भी कर सकता हूँ, जिस प्रोसेस को बोला जाता है टाइप कास्टिंग। ओके, और यहाँ पे टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन दोनों एक ही चीज है। इसके लिए मेरे पास में 3 अलग अलग फंक्शन है। बेसिकली चौथा फंक्शन भी है जिसका नाम बुलियन है, जो आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो। दिस इज अ प्रैक्टिस फॉर यू। ओके, तो मैं कर क्या सकता हूँ, अब जैसे 10 है, 10 एक इंटीजर है, अगर मैं इसको फ्लोट नाम के एक फंक्शन के अंदर डाल दूं और इसको int टू फ्लोट नाम के एक वेरिएबल में डाल दूं, तो हुआ क्या है, अगर मैं इसे प्रिंट करूं, लेट्स प्रिंट ऑल ऑफ देम, int टू फ्लोट, फ्लोट टू int टू स्ट्रिंग और स्ट्रिंग टू int। अगर मैं इनको एग्जीक्यूट करूं तो फ्लोट को अगर 10 को अगर मैं फ्लोट में कन्वर्ट करूं तो आंसर होगा 10.0। अगर मैं 20.5 को int में कन्वर्ट करूं आंसर होगा 20, क्योंकि फ्लोट को int में कन्वर्ट करोगे डेसिमल वाला पार्ट खत्म ही हो जाएगा। अगर मैं स्ट्रिंग को 10 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूं तो यहां पे क्या है, 10 इज एन इंटीजर। पर अगर इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अगर मैं इसका टाइप चेक करूंगा, द टाइप ऑफ दिस इज स्ट्रिंग। अगर मैं टाइप ऑफ 10 चेक करूं, सो टाइप ऑफ 10 इज व्हाट, टाइप ऑफ 10 इज एन इंटीजर। सो इसमें फर्क दिखेगा कैसे, इसमें फर्क कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे 10 लिख के एग्जीक्यूट कर रहा हूं, 10 इज द आउटपुट। अगर मैं 10 को विद इन सिंगल कोट्स लिख के एग्जीक्यूट कर रहा हूं, 10 इज विद इन सिंगल कोट्स। अगर मैं इसका टाइप चेक करूं, इसका टाइप होगा इंटीजर, इसका टाइप होगा स्ट्रिंग। तो एग्जैक्टली यही चीजें यहाँ पे हो रही हैं। सो इसको बोला जाता है टाइप कन्वर्जन। किसी एक डेटा टाइप को आप दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। इसको लेके बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आती हैं, इसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस 10 को इंट में कन्वर्ट करना चाहो, क्या आप कर सकते हो? हाँ, आप कर सकते हो। क्या 10a लिखा है, इसको मैं अगर कन्वर्ट करना चाहूँ इंट में, क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि 10 तो हो जाएगा, a जो है वो नहीं हो पाएगा, इस वजह से मेरे पास में एरर आएगा। सिंपल। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर का सीधा सीधा मतलब ये है कि एक
टाइप के या एक से ज्यादा टाइप के अलग अलग डेटा टाइप्स पे मैं क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं, उनको बोला जाता है ऑपरेटर्स। ओके, और यहाँ पे मेरे पास में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, जो जैसे नेम ही बता रहा है कि हम अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। एडिशन है, और यहाँ पे मैंने ए और बी नाम के दो वेरिएबल रख लिए हैं, उनको मैं ऐड कर रहा हूं, तो मैं ऐड करूंगा आंसर मेरे पास में 13 आ जाएगा, बिकॉज 10 एंड 3 आर 13। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा आंसर 7 हो जाएगा, और इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करने जाऊं तो मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई कर देगा, डिवाइड मुझे एग्जैक्ट डिवीजन देगा, डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, ये जो मॉड्यूलो है ये मुझे देगा रिमाइंडर। अगर मैं 10 को 3 से भाग करता हूं, मेरे पास में रिमाइंडर आएगा 1, कोशेंट होगा 3। सो इसी वजह से मेरे पास में एक और भी है जो दैट वी हैव मिस्ड, डबल बैकस्लैश करके आप कर सकते हो, ये आपको देगा रिमाइंडर। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ये आपको दे रहा है कोशेंट, ये आपको दे रहा है रिमाइंडर, और ये जो है डबल स्टार ये कर रहा है पावर, a टू द पावर b, a is 10 b is 3, so 10 to the power is 3 is 1000। सो ये है अर्थमेटिक ऑपरेशन जो आप परफॉर्म कर सकते हो डेटा टाइप पे। यहाँ पे मैंने दोनों इंटीजर डेटा टाइप लिए हैं, आप इंटीजर को फ्लोट के साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हो, फ्लोट को इंटीजर के साथ में कर सकते हो, और इसके अलावा स्ट्रिंग को लेके भी एक दो ऑपरेशंस हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हो, जिसमें से एक मैं आपको बताता हूं कि लेट सपोज आपने आशीष लिखा, आशीष को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या है स्ट्रिंग, ये क्या है इंटीजर। स्ट्रिंग को अगर आप इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी स्ट्रिंग उतने बार रिपीट हो जाएगी। दिस इज एन एक्सेप्शनल केस जो हमारे पास में है, वैसे बाकी चीजों पे काम नहीं करता है। मैं आशीष को अगर 3 से ऐड करना चाहूं मैं नहीं कर पाऊंगा, पर आशीष को अगर मैं 3 नाम की एक स्ट्रिंग से ऐड करना चाहूं तो ये स्ट्रिंग कनकैटिनेट हो जाएगी, तो ये भी एक्सेप्शनल केस है। तो इसको आप एक बार देख सकते हो कि क्या क्या और एक्सेप्शनल केस है। ओके, और उसके बाद में लाइक these are the assignment operator। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है, इफ आई एम राइटिंग x is equals to 5 और मैं लिखता हूं x is equals to x plus 5, तो अभी क्या हुआ है, अगर मैं इनको कमेंट कर दूं, अगर आप सभी के साथ में हैश लगा दोगे तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो x is equals to 5 इज अ वेरिएबल जिसके अंदर मैंने वैल्यू 5 डाल दी है। अब ये वाला कोड क्या कर रहा है, x की करंट वैल्यू उठा रहा है, सबसे पहले राइट में जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। राइट वाला इसने पार्ट उठाया, x की वैल्यू 5 है, तो x की इसने वैल्यू उठाई 5, ऑटोमेटिकली इसमें 5 ऐड किया, सो नाउ वैल्यू आई एम हैविंग इज 10, और उसने x के अंदर 10 डाल दी, तो अब x के अंदर वैल्यू जो है वो क्या है 10। सो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं x, तो x की वैल्यू मेरे पास में आएगी 10, सिंपल। और इसी चीज को मैं x प्लस इक्वल्स टू भी लिख सकता हूं, ये दोनों जो चीजें इनका मतलब सेम ही है। अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं मेरे पास में आंसर होगा 15, क्योंकि पहले मेरे पास में x 5 है, अब उसके बाद में मैंने x के ऊपर 5 और ऐड कर दिया, x के अंदर आ गया 10, और यहाँ पे 10 के अंदर 5 और ऐड हो गए, x हो गया 15। ठीक है, तो ये सेम चीज मैं यहाँ पे भी कर सकता हूं, इन द एग्जैक्ट सेम वे मैं मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूं, डिवीजन कर सकता हूं। तो अब अगर मैं एग्जीक्यूट करने जाऊं एग्जैक्टली हो क्या रहा है ये एक बार देख लेते हैं। ओके, इसके लिए मुझे कमेंट्स हटाने पड़ेंगे। सो सबसे पहले x में 5 जोड़ के इसने बताया, तो x ऑटोमेटिकली 5 था, 5 + 5 is 10, 10 के ऊपर इसने 3 और ऐड कर दिए हैं, करंट वैल्यू x में 10 थी, 3 और ऐड कर दी, अब x के अंदर 13 है, x माइनस इक्वल्स टू 2, तो 13 में से 2 गए, आई एम हैविंग 11, राइट। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं, लास्ट मेरे पास में 13 में से 2 11, 11 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं आई एम हैविंग 44, ओके, और लास्ट में अगर मैं उसको 2 से भाग कर दूं मेरे पास में आंसर 22 आ रहा है। ठीक है, सो ये सब जो है ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं किसी भी वेरिएबल पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको असाइन कर रहा हूं सेम वेरिएबल में। सो मेरे पास में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, मेरे पास में असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए। अब अगला आता है मेरे पास में कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे नाम बता रहे हैं ये वही करते हैं, आप बेसिकली दो वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहे हो, क्या 5 और 10 बराबर हैं, डबल इक्वल्स टू का मतलब ये लेफ्ट में जो वैल्यू है राइट में जो वैल्यू उनको कंपेयर करके बताएगा। क्या a और b बराबर है, आंसर है नहीं, तो मेरे पास में आंसर फॉल्स आ जाएगा। क्या a और b बराबर नहीं है, a और b बराबर नहीं है मींस ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू आ गया। क्या a b से बड़ा है, कंडीशन है फॉल्स बिकॉज a b से बड़ा नहीं है। क्या a b से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, इसलिए मेरे पास में ट्रू यहाँ पे आंसर आ गया। तो ये जो मैं कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूं, मेरे पास जो आंसर है वो बूलियन में आ रहा है, और इसी के साथ साथ मेरे पास लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू का ऑप्शन भी है। तो ये आपको आंसर देगा अगर दोनों वैल्यूज बराबर हैं या नहीं। सो इस केस में अगर मैं बात करूं
5 and 5. सो यहाँ पे 5 क्या बड़ी है या बराबर है b से? द आंसर इज ट्रू. क्या छोटी या बराबर है? उस केस में भी ट्रू हो जाएगा. ठीक है. सो दीज आर अबाउट द कंपैरिजन ऑपरेटर्स आई एम हैविंग. नेक्स्ट वी आर हैविंग लॉजिकल ऑपरेटर्स. अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है? लॉजिकल ऑपरेटर दो कंडीशन को साथ रख के एक आउटपुट देता है. फॉर एग्जाम्पल, इज मेंटर इज स्टूडेंट, ये दो कंडीशन है. ओके, इज मेंटर क्या है? ट्रू. एंड इज स्टूडेंट क्या है? फॉल्स. इस मतलब इस कंडीशन का जो लॉजिक है दैट गो समथिंग लाइक दिस, इफ इट इज ट्रू एंड फॉल्स. यही है, बिकॉज ये ट्रू है, ये फॉल्स है. ओके, और एंड के केस में क्या होता है, इसको आप ऐसे ही ले लो कि अगर दो कंडीशन है, दोनों अगर सही होगी तभी आंसर ट्रू होगा. अगर दोनों में से एक भी गलत है, आंसर ट्रू नहीं होगा, आंसर होगा फॉल्स. सो अगर दोनों ट्रू है, आंसर इज ट्रू. ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू false, and false is eventually false. So if you are using and, so in that particular case you will get true only if both the conditions are true. In the case of or, you will get the answer true even if one of the condition is also true. दोनों true है, the answer is true. True false, answer is true. False true, answer is true. False false, answer is false. So this is the basic difference between true and or. In the exact same way we are also having not. नॉट कंडीशन क्या करती है? इफ आई एम राइटिंग नॉट ऑफ ट्रू, सो द आंसर ऑफ नॉट ऑफ ट्रू वुड बी फॉल्स एंड नॉट ऑफ फॉल्स वुड बी ट्रू अगेन. सो ये नेगेट कर देते हैं. सो ये है लॉजिकल ऑपरेशंस. बहुत काम आते हैं जब हम आगे जाके कोड लिखेंगे कॉम्प्लेक्स वाली. ठीक है. अब अगला टॉपिक आता है कंट्रोल एंड फ्लो स्टेटमेंट. कंट्रोल एंड फ्लो स्टेटमेंट क्या कहता है कि जब भी आप एक कोड लिख रहे हो, आपके पास में एक डेटा आ गया, उस डेटा के बेस पे अगर आप चाहते हो कि डेटा अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो मैं ये आउटपुट दूं, अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो मैं ये आउटपुट दूं. तो अगर मैं कंडीशंस लगाना चाहता हूं तो उस केस में मेरे पास में इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं. ओके, और इफ एल्स वैसे ही काम करते हैं जैसे नॉर्मल पता है कि इफ दिस इज हैपनिंग यू विल डू दिस, अदरवाइज यू विल डू दिस. सो यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, एज मैंने इनपुट ले ली 18, एज नाम का वेरिएबल है, और यहाँ पे इफ एल्स कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, यू विल गो विद इफ, और यहाँ पे आप लिखते हो कंडीशन. वो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी. इस केस में क्या कंडीशन ट्रू है? कंडीशन ट्रू है. क्यों ट्रू है? बिकॉज एज 18 से बड़ी तो नहीं है पर 18 के बराबर है. तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जो मैंने यहाँ पे कॉलन लगाया, कॉलन के बाद में जब भी आप एंटर करोगे आप यहाँ कहीं लैंड होगे, आप यहाँ पे लैंड नहीं होगे. तो जब आप यहाँ पे लैंड होगे और यहाँ पे आप जो भी कोड लिखोगे, इसका मतलब है कि वो सारा कोड इस इफ कंडीशन के अंदर है. तो ये कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, और इस केस में ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड प्रिंट होगा. और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा ही होगा. तो इस कंडीशन में अगर मैं एग्जीक्यूट करने जाऊं, क्या ये कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती है, इस वजह से आंसर आ गया ये. अगर मैं यहाँ पे 15 लिख दूं, सो इन द केस ऑफ 15 ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी. तो अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आंसर इज यू आर अ माइनर. ओके, सो ये ऐसी कंडीशन आप इफ एल्स में लिख सकते हो. आप इसी को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हो कि एज 18 से बड़ी हो और 100 से अगर नीचे की एज है, तब 18 से बड़ी है और 30 से नीचे की है या 25 से नीचे की है, तब आप एडल्ट लिखना चाहते हो, तो ये एक कंडीशन होगी. और दूसरी कंडीशन उसमें क्या होगी, एज जो है दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 24. सो यहाँ पे दो कंडीशन होगी, और अगर दोनों कंडीशन ही ट्रू है तब आप लिखना चाहते हो यू आर एन अडल्ट. सो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा सकता हूँ. एंड ऑपरेटर का काम ही यही है, अगर ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, अगर दोनों ट्रू है तब ये आंसर में यू आर एन अडल्ट दे देगा. और ये ट्रू कब होंगे, जब एज 18 से 24 के बीच में होगी. सो अगर मैं ये एग्जीक्यूट करने जाऊं और एज है लेट्स सपोज 23, तो यू आर एन अडल्ट. एज 25 यू आर माइनर. सो इस केस में भी आप कोड को और कॉम्प्लेक्स कर सकते हो. अगर 25 से 35 के बीच में, यू कैन राइट समथिंग एल्स. सो यहाँ पे इफ एल्स के अंदर आप यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हो. एक के अलावा आप मल्टीपल कंडीशन भी लिख सकते हो एल इफ लिख के. ओके, सो यू कैन गो विद एल इफ एज इज ग्रेटर देन 18 और दिस वन, यू कैन गो विद दिस वन. एल इफ अगर कंडीशन के अंदर ये एज 25 से बढ़ जाती है और 35 से कम है, और इस केस में अगर आप कुछ और लिखना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो विद द कॉलन दैट यू आर एन मैच्योर गाय और वट एवर यू वांट टू ऐड. सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस केस में क्या हुआ है, यहाँ पे 18 से 24 के केस आ गए, यहाँ पे 25 से 35 के बीच के केस आ गए. नो इश्यूज. ओके,
और इसी के अंदर आप नेस्टेड इफ एल्स भी लगा सकते हो। एक इफ एल्स के अंदर आप यहाँ पे भी इफ एल्स कंडीशन लिख सकते हो, जो आप इन डिटेल में जब हम हर लेक्चर को करेंगे देन वी कैन डिस्कस। ओके, सो दिस इज अबाउट इन द स्पीड रन, सो दिस इज हाउ इट गोज। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग इज फॉर लूप्स। अब फॉर लूप्स क्या करती है? लेट सपोज आपको एक प्रोग्राम दे दिया जाए, आपको टेबल प्रिंट करना है किसी भी नंबर का 10 प्लेसेस तक। तो आप एक वेरिएबल इनिशियलाइज करोगे नेम्ड एज नम, आप लिखोगे num into 1, num into 2, num into 3, num into 4 अप टू num into 10। सिंपल है, लिख दोगे, 10 लाइन का कोड हो गया, 11 लाइन का कोड हो गया बेसिकली, अगर आप वेरिएबल भी इनिशियलाइज कर रहे हो तो। अगर आपको यही कोड मॉडिफाई करके दे दिया जाए कि अब आपको कोड लिखना है ये 100 डेसिमल प्लेसेस तक, तो आप 100 डेसिमल प्लेसेस तक तो डेफिनेटली नहीं लिखोगे। अगर लेट सपोज किसी ने लिख भी दिया, अब मैंने कोड चेंज कर दिया, डू इट फॉर 1000 डेसिमल प्लेसेस और 1,000,000 डेसिमल प्लेसेस, तो इस केस में आप नहीं लिख पाओगे। तो इसका बेस्ट वे क्या होगा, बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? वो तरीका हो सकता है कि आप कोड को ऑटोमेट कर दो। अगर आपके पास में एक ऐसा पैटर्न मिल गया आपको जो हर बार रिपीट हो रहा है कोड में, आप वही कोड ऑटोमेट कर सकते हो, और वो जो ऑटोमेशन प्रोसेस जो होती है उसको बोला जाता है लूप्स। ओके, लूप इज द इजीएस्ट वे टू गो विद। और यहाँ पे लूप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक लिस्ट इनिशियलाइज किया, और लिस्ट क्या है उसको भी आगे आके एक बार देखेंगे, इसको एक बार कमेंट कर देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। यहाँ पे मैंने एक रेंज नाम का एक फंक्शन इनिशियलाइज कर दिया। रेंज फंक्शन क्या करता है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 से शुरू करता है और आपको इस वाली वैल्यू से एक कम वैल्यू तक लेके जाता है। अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूं और इस कंडीशन को ऐसे ही लिखा जाता है, फॉर मींस कितने स्टेप्स तक मुझे कोड एग्जीक्यूट करना है। आई इज अ नेम ऑफ द वेरिएबल, आप कोई भी यहाँ पे नाम डिफाइन कर सकते हो। इन रेंज, रेंज इज बेसिकली फंक्शन दैट विल जनरेट द नंबर्स, जहां जो भी आप यहाँ पे नंबर डालोगे उस रेंज में नंबर जनरेट करके देगा। ओके, तो अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो ये नंबर 0 से लेके 4 तक प्रिंट करेगा। कॉलन लिख दिया जैसे मैंने इफ कंडीशन के अंदर लिखा था, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंडेंटेशन बोलते हैं इसे, जो स्पेसेस ऑटोमेटिकली ऐड हो गए हैं। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके पास में इंडेंटेशन एरर आएगा। ये बेसिकली बताता है कि आपका कोड एग्जैक्टली फॉर लूप के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं और जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 से लेके 4 तक जा रहा है। अगर आपको 1 से लेके 10 तक जाना है तो पहले आपको यहाँ पे 11 लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक ज्यादा लिखना पड़ेगा जहां तक आपको जाना है। तो 0 से लेके 10 तक तो इसने लिख दिया। अब आप चाहते हो 0 से ना होके 1 से शुरू हो, तो यहाँ पे आप 2 पैरामीटर्स पास कर सकते हो। अगर आप एक पैरामीटर पास कर रहे हो यहाँ पे, तो वो आपको ऑटोमेटिकली 0 से लेके उस नंबर तक ले जाएगा, उस नंबर से एक कम वैल्यू तक ले जाएगा। अगर आप 2 पैरामीटर पास कर रहे हो, दैट मींस स्टार्टिंग पहले वाले पैरामीटर से होगी, आपको सेकंड वाले नंबर से एक कम तक वो लेके जाएगा। अगर मैंने 1 से 11 लिखा है तो आपको 1 से शुरू करके 10 तक लेके जाएगा। तो सिमिलरली अगर आपको 1 से लेके 5 तक जाना है तो आपको 1 से यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा। सिंपल। अब अगर मैं यहाँ पे इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ, मेरे पास में आई जो वैल्यू है वो हर बार चेंज हो रही है। ये जो फॉर लूप है ये 10 बार एग्जीक्यूट हो रहा है। सबसे पहले आई की वैल्यू 1 थी, उसके बाद में 2 हुई है, उसके बाद में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अगर मैं इस आई को एक नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कर दूं और उस नंबर को मैं इनिशियलाइज कर दूं एज 19, एक डिफिकल्ट टेबल ले लेते हैं, तो ये 19 का टेबल प्रिंट कर देगा। एंड दैट्स हाउ इजी इट इज, राइट। और इसी केस में अगर मैं इसके बावजूद यहाँ पे करना चाहूँ, यहाँ पे मैं एक तीसरा पैरामीटर भी पास कर सकता हूँ, और वो पैरामीटर है कितने स्टेप्स लेने हैं हर बार। स्टार्ट करना है 1 से, जाना है 10 तक। हर बार बाय डिफॉल्ट ये 1 का स्टेप लेता है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट हर बार 2 का स्टेप लेगा। यहाँ पे रेदर देन गोइंग विद नंबर जस्ट गो विद आई। सो बाय डिफॉल्ट ये 2 का स्टेप लेगा। पहला नंबर 1 है और यहीं पे मैं अगर 3 लिख दूंगा तो 1, 4, 7, 10 इज हाउ इट विल गो। ओके, सो अगर आप एक पैरामीटर पास कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट स्टार्ट 0 से करेगा, 2 पास कर रहे हैं वहां से शुरू करके फर्स्ट से शुरू करके सेकंड नंबर से 1 लेस तक ले जाएगा, और तीसरा जो है वो ऐसे काम करेगा। और इसी को आप रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं। यू कैन गो स्टार्ट विद 11, गो टिल 0 एंड एवरी टाइम गो विद -1। सो आपको यही रिवर्स ऑर्डर में भी ले जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट फॉर लूप कि एक लूप कैसे काम करती है। और ऐसे ही अगर आपके पास में एक लिस्ट है, लिस्ट को हम आगे पढ़ेंगे, और इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूं, फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, फ्रूट्स नाम की एक लिस्ट है जिसके अंदर 3 वैल्यूज हैं। फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स इफ आई एम प्रिंटिंग फ्रूट यू विल गेट ऑल द फ्रूट्स दैट यू आर हैविंग। ओके, और यहाँ पे आई एम गोइंग विद स्टार्ट विद 1, गो टू 7, सो दिस द आउटपुट दैट आई एम गेटिंग। और यहाँ पे मैं बीच में एक एम्प्टी प्रिंट ब्लॉक करता हूँ ताकि आपके पास में एक बीच में स्पेसेस रहे। और मेरे पास में एक दूसरा कोड भी है, दूसरी लूप भी है, rather than going with for loop। और फॉर लूप के अंदर ही आप एक लूप के अंदर एक और लूप भी लिख सकते हो, फॉर लाइक j in
रेंज और एनीथिंग लाइक दैट, और उसके अंदर आप जाके इफ एल्स कंडीशन भी लिख सकते हो। सो यू कैन कंबाइन ऑल द थिंग जो आप सोच सकते हो। ओके, सो ये हो गया फॉर लूप का। अब इसके बाद में आता है वाइल लूप। वाइल लूप क्या है? फॉर लूप और वाइल लूप भी बेसिकली एक काइंड ऑफ लूप ही है। फॉर लूप और वाइल लूप में बस इतना सा फर्क है कि फॉर लूप काम हम तब लेते हैं फॉर लूप से जब हमें पता है कितने नंबर ऑफ टाइम्स लूप को एग्जीक्यूट करना है। वाइल लूप तब यूज की जाती है जब आपको पता नहीं कितने बार कोड एग्जीक्यूट करना है। ओके, फॉर लूप का केस हो गया अगर मुझे 1 से 100 के बीच में नंबर्स प्रिंट करने हैं। वाइल लूप तब काम आएगी जब लेट सपोज मेरे पास में एक ओटीपी आ गया, लेट सपोज मुझे पासवर्ड क्रैक करना है, तो हर बार ये रैंडम पासवर्ड जनरेट करेगा और चेक करेगा, और एक लूप तब तक चलेगा जब तक पासवर्ड क्रैक ना हो जाए। तो मुझे नहीं पता कितना टाइम लेगा, पर मैं तब तक इस लूप को बंद नहीं करना चाहता जब तक पासवर्ड क्रैक ना हो जाए। सो उस केस में मैं वाइल लूप का यूज करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, वाइल लूप को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, फॉर की जगह यहाँ पे वाइल आ जाएगा, और यहाँ पे जाती है कंडीशन, वाइल काउंट इज लेस देन 5। काउंट इज अ वेरिएबल जो मैंने 0 से इनिशियलाइज किया, तो यहाँ पे आके चेक करेगा क्या काउंट जो वेरिएबल है वो 5 से कम है, हाँ कम है, तो ये क्या करेगा, काउंट को प्रिंट करेगा और उसके बाद में काउंट को वैल्यू 1 बढ़ा देगा। सो दूसरी बार जब एग्जीक्यूट होने जाएगा, काउंट की वैल्यू अब 1 हो गई है, क्या 1 5 से कम है, हाँ, तो ये 1 को प्रिंट करेगा। 1 की वैल्यू मैंने अब 2 कर दी, तो अब काउंट है 2, तो क्या 2 5 से कम है, हाँ, 3 5 से कम है, हाँ, 4 5 से कम है, हाँ, क्या 5 5 से कम है, नहीं, तो यहाँ पे लूप ब्रेक हो जाएगी, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स देगी। तो इसी वजह से आउटपुट 0 1 2 3 4 है। ओके, सो 2 टाइप के मेरे पास में लूप्स हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। नेस्टेड फॉर लूप भी होता है जिसमें आप एक लूप के अंदर दूसरी लूप्स लगा रहे हो। ऐसे ही इफ एल्स कंडीशन में नेस्टेड इफ एल्स भी होते हैं जहां पे आप एक के अंदर और नेस्टेड लगा रहे हो। यहाँ पे इफ यू आर राइटिंग इफ कंडीशन, इफ के साथ में आप एलिफ लगा सकते हो, इफ के साथ में आप एल्स लगा सकते हो, इफ के साथ में आप मल्टीपल एलिफ कंडीशन भी लगा सकते हो। ओके, पर क्या आप डायरेक्टली एलिफ से शुरू कर सकते हो? नहीं, इफ आपको लिखना ही होगा अगर आपको एलिफ लिखना है तो, इफ आपको लिखना ही होगा अगर आपको एल्स लिखना है तो, इफ अकेला मल्टीपल इफ मैं लगा सकता हूं, वो सारी कंडीशन इंडिविजुअली ट्रीट की जाएंगी। पर इसकी अगर मैं बात करूं, ये तीनों कंडीशन साइड बाय साइड काम कर रही हैं। तीनों में से अगर एक भी ट्रू हुआ, बाकी की कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, बाकी वाला डायरेक्टली स्किप हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ब्रेक एंड कंटिन्यू। अब ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या करता है, बाय डिफॉल्ट अगर मैं फॉर आई इन रेंज 10 कर दूंगा, ये लूप 10 बार एग्जीक्यूट होगी। पहली बार आई की वैल्यू 0 होगी और लास्ट टाइम 9। पर लेट सपोज बीच में मैं कहीं इस लूप को तोड़ना चाहता हूं, बीच में ब्रेक करना चाहता हूं, सो आई कैन यूज ब्रेक स्टेटमेंट। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज ऑफ 10, सो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी, 0 1 2 3 4 5 जब होगी, इफ आई इज इक्वल्स टू 5, उस कंडीशन में ये ट्रू हो गया तो मैं ब्रेक कर दूंगा। सो इस लूप से मैं बाहर आ जाऊंगा। सो आउटपुट जो होगा 1 से लेके 5 तक ही होगा। इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग इट, हियर यू कैन सी 0 1 2 3 4, 5 ही वैल्यूज मेरे पास में आई है। ओके, नेक्स्ट कोड में क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप में रेदर देन ब्रेकिंग यू आर आल्सो हैविंग एन ऑप्शन टू कंटिन्यू। तो कंटिन्यू क्या करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो 0 1 2 3 4 5 वाला जो पार्ट है वो इसने स्किप कर दिया। तो ये क्या कर रहा है, जब आपने कंटिन्यू लिख दिया तो जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी और कंटिन्यू हो गया, इसके बाद आप जो भी लिख रहे हो वो प्रिंट ही नहीं होगा, वो स्किप हो जाएगा और आप अगले स्टेटमेंट में चले जाओगे। तो इसमें क्या हुआ, आई 0 प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 तक हुआ है। जब आई 5 हो गया तो यहाँ पे कंटिन्यू ने क्या किया, इसको लूप से बाहर निकाल दिया और अगली बार अगली वैल्यू जो क्या है उसके लिए मैं लूप एग्जीक्यूट करने लग गया। ब्रेक पूरी लूप को ब्रेक कर देती है कि लूप दोबारा अब नहीं चलेगी, वहीं से टर्मिनेट हो गई है। कंटिन्यू सिर्फ उस स्टेप को स्किप कर देता है, उसके आगे जो चीजें लिखी हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, सो ये होगा ब्रेक स्टेटमेंट। अब आते हैं फिफ्थ टॉपिक पे, विच इज ऑन डेटा स्ट्रक्चर। यहां से चीजें क्रिस्पी होनी शुरू होंगी। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा क्या होता है, बेसिकली डेटा इज अ काइंड ऑफ डेटा वी आर हैविंग। हमारे पास में 4 डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है, इंटीजर है, फ्लोट है, बुलियन है, स्ट्रिंग है। अब लेट सपोज मुझे एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें मुझे एक स्टूडेंट का डेटा सेव करना है, जिसमें उसका नाम होगा, रोल नंबर होगा, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और पंजाबी के मार्क्स होंगे। सो मेरे पास में 7 अलग अलग वेरिएबल्स मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, कर लोगे, सिंपल है। अगर उसमें लेट सपोज टीचर का नाम, एड्रेस, ये पेरेंट्स के नाम, एड्रेस ये भी करना है। लेट सपोज मेरे पास में 15 डिफरेंट वेरिएबल्स होने चाहिए हर एक यूजर के लिए। एक यूजर के मैंने बना दिया 15 वेरिएबल, गुड टू गो। अब लेट सपोज आपको ये सारी चीज करनी है सारे क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। मेरे पास में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे
और हर बच्चे के लिए मुझे 15 वेरिएबल्स चाहिए। तो टोटल कितने वेरिएबल चाहिए होंगे? आप लाइक 450 के करीब वेरिएबल्स यू नीड टू हैव। बट अब इतने, लेट सपोज आपने 450 वेरिएबल क्रिएट कर भी लिए, अगर ये सेम चीज आपको ऐसी 10 क्लासेस के लिए करनी है तो 4500 वेरिएबल। अगर आपको फ्रेंचाइजी खोलनी है आपके स्कूल की जिसमें 100 स्कूल है ऑल ओवर इंडिया, सो 4500 इंटू 100, 4.5 लाख वेरिएबल्स तो आप नहीं क्रिएट करोगे। सो उस केस में हम एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है? सेम और अलग अलग टाइप के डेटा को आप एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम डेटा स्ट्रक्चर है कि आप अलग अलग सेम हो डेटा या अलग अलग टाइप ऑफ डेटा हो, उसको आप एक ही स्ट्रक्चर के अंदर सेव करके रख सकते हैं। लिस्ट, डिक्शनरी, सेट और टपल, ये 4 अलग अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर हैं जो पाइथन में यूज किए जाते हैं। लिस्ट की अगर मैं बात करूं, लिस्ट जैसे नाम बता रहा है, हर डेटा स्ट्रक्चर के अलग अलग तरीके हैं डेटा को रखने के, रिमूव करने के। लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से इनिशियलाइज होती है, जैसे आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। फ्रूट्स नाम की एक मैंने लिस्ट बना ली है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू हो रही है, स्क्वायर ब्रैकेट से खत्म हो रही है। पहले क्या था, ये एक वेरिएबल हो गया, एक वेरिएबल हो गया, एक अलग वेरिएबल होगा। अब मैंने क्या किया, फ्रूट नाम की एक लिस्ट बना ली जिसके अंदर मैंने 3 डेटा डाल दिए। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे सो फार मैंने ये तीनों स्ट्रिंग ही डाली है। क्या मैं इंटीजर डाल सकता हूँ? हाँ। क्या मैं फ्लोट डाल सकता हूँ? हाँ। क्या मैं इसके अंदर बुलियन भी डाल सकता हूँ? हाँ। सो एक लिस्ट के अंदर मैं सारी वैल्यूज डाल सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, बट बशर्ते जो भी वैल्यू मैंने डाली है, एक वैल्यू हो गया, दूसरा टाइप हो गया, तीसरा डेटा हो गया, फोर्थ डेटा हो गया, all the data should be comma separated. Here you can see first data comma, second comma, third comma, fourth comma, fifth comma, sixth comma. So all the data should be comma separated. Okay. अब एक बार इसके अंदर डेटा डाल दिया तो डेटा को एक्सेस कैसे करोगे? अब डेटा को एक्सेस करने के लिए यू कैन यूज फ्रूट्स, और लेट सपोज अगर मैं इसी को प्रिंट करूं, इफ आई एम प्रिंटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इट, सो मेरे पास में ये आ गई लिस्ट फ्रूट्स की, और ये एग्जैक्टली वही लिस्ट है जो मैंने डेटा इसके अंदर डाला है। अब इसका मैंने कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं? मैं प्लेस के थ्रू एक्सेस कर सकता हूं कि लिस्ट में किस जगह पे वो एलिमेंट पड़ा है, मैं ये देख सकता हूं। मैं ये नहीं देख सकता कि वो एलिमेंट डायरेक्टली मैं एप्पल सर्च नहीं कर सकता इसमें, पर मैं ये देख सकता हूँ 0th पोजीशन पे क्या पड़ा है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, सेकंड पे क्या है, थर्ड पे क्या है। तो अगर मैं फ्रूट्स ऑफ 0 लिखूंगा तो 0th इंडेक्स पे जो फ्रूट पड़ा है, जो वैल्यू पड़ी है, वो मुझे मिल जाएगी। सो फ्रूट्स ऑफ 0 मुझे वैल्यू देगा एप्पल। ओके, सो सिमिलरली फ्रूट्स ऑफ 2 मुझे क्या वैल्यू देगा? दिस इज इंडेक्स 0, दिस इज इंडेक्स 1, द इंडेक्स 2 विल गिव यू द वैल्यू 12, इंडेक्स 4 will give you the value this float, fifth index will give you the value cherry. But if I want to go with, like if I'm going with fifth, so I'm getting the answer as cherry. Okay, ऐसे ही अगर मैं 6 लिख दूंगा यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा, तो अब आपको मालूम है 6 नाम का इंडेक्स कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं लिस्ट में, तो मेरे पास में एरर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही मैं रिवर्स भी कर सकता हूँ। यहाँ पे इंडेक्स 0 से शुरू हो रहा है और n तक जा रहा है। -1 क्या करता है? रिवर्स से शुरू करता है। तो अगर मैं फ्रूट्स ऑफ -1 लिखूंगा तो लास्ट वाला मेरे पास में चेरी आ जाएगा। अगर मैं -2 लिखूंगा मेरे पास में ये वैल्यू आ जाएगी। -4 लिखूंगा आई विल गेट 12, -6 लिखूंगा आई विल गेट एप्पल। सो आप लेफ्ट टू राइट एक्सेस कर सकते हो, आप राइट टू लेफ्ट भी एक्सेस कर सकते हो। इन द एग्जैक्ट सेम वे हमारे पास में स्लाइसिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट भी होता है जहां पे यू कैन राइट दीज स्लाइसेस, वो चलो एक बार लास्ट में करते हैं। इन द एग्जैक्ट सेम वे आप वैल्यू को अपेंड कर सकते हो। लाइक फ्रूट्स नाम की एक लिस्ट है, उसके अंदर अगर मुझे एक न्यू वैल्यू डालनी है तो मैं अपेंड नाम के एक फंक्शन का यूज करूंगा। सो आई कैन यूज द लिस्ट नेम डॉट अपेंड एंड हियर विद राउंड ब्रैकेट्स आई कैन पास द डेटा दैट यू वांट टू ऐड। सो अगर मैं इसमें ऑरेंज और ऐड कर दूंगा और उसके बाद मैं फ्रूट्स प्रिंट कर रहा हूं, सो हियर यू कैन सी ऑरेंज लास्ट में ऐड हो गया है। इसी तरीके से रिमूव नाम का भी एक फंक्शन है जो बनाना को रिमूव कर देगा, बिकॉज आई हैव रिटन बनाना। सो बनाना नाम का जो भी है यहाँ पे वो रिमूव हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस है जो हम आगे जाके एक बार और पढ़ेंगे, तो एक बार यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब एक बार स्लाइसिंग डिस्कस कर लेते हैं। स्लाइसिंग क्या करता है? अब जैसे मैंने यहाँ पे फ्रूट्स प्रिंट किया, अगर मैं फ्रूट्स ऑफ 0 लिख दूं तो मेरे पास में 0th इंडेक्स आ जाएगा एप्पल। लेट सपोज मुझे पहली 3 वैल्यूज लिखनी है, सो आई कैन गो विद फ्रूट्स ऑफ 0, fruits of 1, fruits of 2. I can go with something like this. तो मेरे पास में तीनों वैल्यूज आ गई। पर अगर मुझे ये लिखने की बजाय मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। I can write something like this. I want to start from 0th index. I want to go till second index. So ये क्या करेगा?
जीरोथ इंडेक्स के बाद 2 वैल्यूज उठा लेगा। तो इसने जीरोथ इंडेक्स एप्पल था और फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू 12 होगी। अगर मुझे तीसरी वैल्यू भी हटानी है तो आई नीड टू राइट हियर 3। ओके, सो आप ऐसे भी स्लाइसिंग कर सकते हो। अगर आपको ये वाली 2 वैल्यूज उठानी है so you can start writing. So from second index I want to take 2 values after that. Okay, 4, 2 to 4, so I'm getting the true and this one. So similarly अगर आपको ये 3 values उठानी है you can go to 3 and 5. So you can even use slicing. If you are not passing any value so ये तीसरे इंडेक्स से स्टार्ट करके लास्ट तक सारी वैल्यूज उठा लेगा। अगर if I'm writing 5 is to nothing so स्टार्टिंग से शुरू करके 5th इंडेक्स तक चला जाएगा। ओके, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम रेंज फंक्शन पे काम करते हैं। दिस इज अ लिस्ट। लिस्ट में वैल्यूज आप एक्सेस कर सकते हो और डाल सकते हो थ्रू इंडेक्सिंग। आप लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट भी इनिशियलाइज कर सकते हो, लाइक यू कैन इवन गो विद समथिंग लाइक दिस वन। तो इस केस में लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट हो गया लाइक जीरोथ इंडेक्स एप्पल हो गया, सेकेंड इंडेक्स इज बनाना एंड द नेक्स्ट वन इज दिस होल लिस्ट। तो इसको आप एक्सेस करने के लिए यू नीड टू गो विद समथिंग लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 0, 1 and 2. So 2 is giving you cherry, but I want to go with 0, 1 and okay, let's go with first. So this is the whole list I'm getting. So from this list, I can go for index 0, index 1, index 2. So if I'm going with index 1, I'll get true as an answer. So आप nested list भी जा सकते हो. So it's called as multi-dimensional list. एक list के अंदर एक और list है, ठीक है? So ये हो गया list, which is most important data structure if you are working with structured data. ओके, फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है वैल्यूज कितनी ऐड कर रहा हूँ मैं, रो वाइज ऐड कर रहा हूँ, कॉलम वाइज ऐड कर रहा हूँ, और इसी को अगर मैं 2 डायमेंशन में ले जाऊँ बाय एडिंग अ लिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, सो इसको मैं एक टेबल की तरह भी लिख सकता हूँ। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लेट्स सपोज इफ आई एम राइटिंग 1 2 3 एंड हियर आई एम राइटिंग 4 5 6 एंड आई एम राइटिंग 7 8 9। सो इस केस में आप देख सकते हो मैंने रो और कॉलम बना दिए, एक 3 बाय 3 का एक मैट्रिक्स बन गया जिसमें 3 रो 3 कॉलम है, ये एक लिस्ट ऑफ लिस्ट है। ओके, सो इसी तरीके से मैं इसे स्ट्रक्चर डेटा को जितने भी मेरे पास में टेबल है इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है। ओके, अब आता है डिक्शनरी। अब डिक्शनरी करती क्या एग्जैक्टली? डिक्शनरी भी पहली बात तो एक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है। लिस्ट में जैसे हम स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते थे, यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट से लिखते हैं। लिस्ट में हम एक और अलग अलग टाइप का डेटा इसमें ऐड कर सकते थे, डिक्शनरी में भी हम कर सकते हैं। लिस्ट और डिक्शनरी में मेन फर्क ये है कि लिस्ट में वैल्यू डायरेक्टली हम ऐड कर सकते थे at any place, comma separated। यहाँ पे डिक्शनरी में वैल्यूज ऐड होती हैं की वैल्यू पेयर्स में, जोड़ों में वैल्यू ऐड होंगी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नेम आशीष, सो नेम यहाँ पे की है, देन आई राइट अ कॉलन, देन आई राइट अ वैल्यू, सो दिस इज अ की वैल्यू पेयर, देन आई गो विद अ कॉमा, सो दिस इज अ डिफरेंट की वैल्यू पेयर, दिस इज अ थर्ड की वैल्यू पेयर। सो मेरे पास में 3 की वैल्यू पेयर्स हैं इस डिक्शनरी में। इफ आई एम राइटिंग पर्सन ऑफ, if I'm going with like person of 0, so मेरे पास में आउटपुट आएगा एरर, बिकॉज यहाँ पे मैं अगर किसी वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूं, मैं थ्रू इंडेक्सिंग नहीं कर सकता, मैं एक्सेस कर सकता हूं उस की से, जो लेफ्ट में लिखा हुआ है कॉलम के वो की है, राइट में जो लिखा हुआ वैल्यू है। आप सिर्फ की के बेस पे वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। सो इफ आई एम राइटिंग पर्सन ऑफ नेम, तो वो क्या करेगा, उस बंदे का नेम दे देगा। सो इस डिक्शनरी को अगर मैं प्रिंट करूं, लेट्स प्रिंट द होल डिक्शनरी फर्स्ट, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाओ। सो इफ आई एम प्रिंटिंग द डिक्शनरी एंड एग्जीक्यूटिंग इट, दिस इज द होल डिक्शनरी आई एम हैविंग। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सन ऑफ नेम, सो नेम के साथ में जो वैल्यू एसोसिएटेड है ये आपको वो आउटपुट दे देगा। सो इस वजह से आशीष आंसर आया। सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं किसी वैल्यू को चेंज करना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल हियर आई हैव चेंज ashish@example.com, यहाँ पे मैंने एक नई की ऐड कर दी है जिसका नाम ईमेल है और वैल्यू है ashish@example.com। सो यहाँ पे इसी डिक्शनरी के अंदर एक नया की वैल्यू पेयर ऐड हो गया है। इसी के मद्देनजर आई कैन ऑल्सो गो विद समथिंग लाइक ashish@gfg.com। सो इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग इट नाउ, तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू जो पहले ashish@example.com थी अब ashish@gfg.com हो गई, ठीक है? और एक और चीज भी है इसमें, लेट्स सपोज मैं एक सेम नाम की ईमेल एक और क्रिएट कर देता हूं, क्योंकि पहले मैंने ईमेल नाम का एक की क्रिएट किया, उसके अंदर वैल्यू डाल दी, उसी की के अंदर मैंने वैल्यू चेंज कर दी, उसी की के अंदर मैं अगर दोबारा ऐड करना चाहूंगा तो वैल्यू ऐड नहीं हो पाएगी, बिकॉज एक की का एक ही वैल्यू हो सकता है। ओके, की वैल्यू पेयर की अगर मैं बात करूं,
सेम की रिपीट नहीं हो सकती एक डिक्शनरी के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी वजह से जहां जहां भी प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ती है हम डिक्शनरी यूज करते हैं। की वैल्यू पेयर में अगर एक डिक्शनरी के अंदर मल्टीपल कीज है जिनका वैल्यू चाहे उनका सेम हो या अलग हो वो मैटर नहीं करता। आई कैन हैव की, सो इन दोनों केस में मेरे पास में की सेम है, वैल्यू चाहे अलग हो। अगर की सेम है वैल्यू अलग अलग भी है तो भी एक ही की काउंट होगी और वो होगी लास्ट अपडेट जो हुई है, इन दिस केस 10वां। ओके, सो यहां पे भी अगर मैं एक और की लिख दूं, लेट्स सपोज नेम एंड हियर आई एम राइटिंग मनोज। सो इन दिस पर्टिकुलर केस इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग इट द कोड विल नॉट गिव यू एन एरर, बट ये जो लास्ट अपडेटेड नेम है ना ये वो उठा लेगा एंड द लास्ट अपडेटेड नेम वाज मनोज। So in that particular case, I am removing this one. So if I'm executing it, this is how it's being done. I can also delete a key value pair. So if I'm writing deleting of person of age, so ये age नाम का जो कॉलम है उससे delete कर देगा. So I'll end up having just these 3 pairs. मैं यहाँ पे delete based on Delhi ये मैं नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि Delhi is not a key, it's a value. So it will give an error. So this is the second data structure I'm having जिसका नाम है dictionaries. सो नेक्स्ट डेटा टाइप हमारे पास में है और बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास में है टपल। अब टपल क्या करता है, टपल के अंदर पहले तो वैल्यू जो आप ऐड करते हो वो कर्ली ब्रैकेट से, वो राउंड ब्रैकेट से होती है और इसमें अगर आपको ज्यादा ऑपरेशन नहीं भी करने क्योंकि आप किसी भी, जैसे हम टाइप कास्टिंग वेरिएबल्स को लेके करते हैं, डेटा टाइप को लेके करते हैं, वैसे आप टाइप कास्टिंग डेटा स्ट्रक्चर को लेके भी कर सकते हो। आप टपल की वैल्यूज लिस्ट में डाल सकते हो, आप लिस्ट की वैल्यू टपल्स में डाल सकते हो। टपल का मेन फायदा ये है कि जब आपने वैल्यू कोऑर्डिनेट्स नाम के टपल में डाल दी, आप एक्सेस तो वैसे ही कर सकते हो इंडेक्स वाइज, जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, जीरोथ इंडेक्स आप 10 दे देगा, फर्स्ट इंडेक्स आपको 20 दे देगा। बट टपल्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब है एक बार आपने टपल के अंदर जो वैल्यू डाल दी वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं 20 आंसर तो आ गया, अब क्योंकि मैं इसे टपल डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू, बेसिकली दिस इज व्हाट इट मींस टू से। ओके, सो जहां पे भी आप चाहते हो वैल्यू चेंज ना हो, यू कैन यूज टपल। नेक्स्ट इज सेट। अब सेट क्या करता है, सेट बेसिकली इसमें इम्यूटेबल तो है सेट कि सेट के अंदर आप वैल्यू चेंज तो कर सकते हो एक बार डालने के बाद, और यहाँ पे ये भी कर्ली ब्रैकेट से ही होता है। अब आप सोचोगे कि कर्ली ब्रैकेट से होता है, कर्ली ब्रैकेट से डिक्शनरी भी होती है, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो जाएगा? नहीं होगा, बिकॉज कर्ली ब्रैकेट जब शुरू होगी अगर की वैल्यू पेयर में लिखी गई है विद कॉलन तो वो डिक्शनरी है, कॉमा सेपरेटेड है तो वो एक सेट है। ओके, सो सेट के अंदर जो भी वैल्यूज आप डालोगे सेट सिर्फ यूनिक वैल्यूज उसमें से उठाएगा। फॉर एग्जांपल अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करने जाऊं, 1 से लेके 5 तक वैल्यूज इस सेट में है, मैंने एक नई वैल्यू ऐड करी 6 तो ऐड हो गई है। अब मैंने 6 दोबारा से ऐड की तो स्टिल आई एम हैविंग सिंगल 6। So even if I'm having multiple values, so if I'm having let's suppose 777 and executing it, 7 will be counted only one time. Okay, so wherever you want the values to be unique, you can use this data structure which is called as set. अगर आपके पास में लिस्ट में वैल्यूज है जो जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है, आपको चाहिए सिर्फ यूनिक वैल्यू, आप लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करो, सेट को दोबारा लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, which will go something like this. Okay, so you can take this, convert it into a list and convert it and let's print it. So if I'm executing it, though all these things, or let's suppose this is a list we are having, okay, list है तो list को मैं इसे set में convert कर देता हूँ, I'll end up having only the unique values. Sorted. Next we are having functions. और functions क्या है, जैसे मैंने बताया था print एक function है which is used to do a specific task. So आप यहाँ पे function अपने खुद के भी create कर सकते हो, that's called as user defined function. There are inbuilt function जो compiler को पहले से मालूम है, there are user defined function जो आप खुद से लिख सकते हो अपने हिसाब से। अब जैसे लिखे कैसे जाते हैं, you will write def to define a function, here you will pass the name of the function and within square bracket, within curly bracket, means circular brackets, you can pass the parameter you want to add it in a function. अगर आप इसके अंदर कुछ नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फंक्शन काम करेगा। ओके, सो एक बार ये फंक्शन डिफाइन हो गया, नाउ इट विल रिटर्न समथिंग एज वेल। इफ यू डोंट वांट टू रिटर्न एनीथिंग सो आप यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हो आशीष। सो इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस फंक्शन, व्हेनेवर यू आर कॉलिंग दिस फंक्शन, सो बेसिकली इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग इट, सो इसने क्या किया है, इफ आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन ग्रीट, इस हिसाब से कर लेते हैं। सो इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग, व्हेनेवर आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन इट विल प्रिंट आशीष। सो इफ आई एम calling it 4 times, I'll get Ashish 4 times. इसके अंदर मैं कोई वैल्यू पास कर सकता हूँ which is called as parameter I can pass. If I'm passing the parameter here, let's suppose name, and here I can write hello with a name. So what it will do here, I can pass the name Ashish
here I can pass Manish, here I can pass Sakshi, here I can pass Avinash. If I'm executing it, here you can see I'm calling the same function because there are different parameters, so I'll get different result. In the exact same way you can get the result out of it as well, जिससे आप function को return value ले सकते हो. So functions are basically written if you want a specific values to be done on a specific set of data. ठीक है, तो इसी को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके देखते हैं. सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए होता है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होता है, आपको टाइम चाहिए होता है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा. फॉर्मूला क्या है, सिंपल प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100, आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा. और लास्ट में आइदर आई कैन प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट. ओके, सो इफ यू आर प्रिंटिंग सिंपल इंटरेस्ट तो आपके पास में आंसर आ गया 150. बट लेट सपोज आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है उसको आप किसी वैल्यू में स्टोर करना चाहते हो, सो यू कैन राइट रिटर्न. सो ये क्या करेगा, जो सिंपल इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट हुआ है उसको ये रिटर्न कर देगा फंक्शन के बाहर. सो यहाँ पे जब आप देख पा रहे हो कि जब मैं सिंपल इंटरेस्ट कॉल कर रहा हूँ और इसके अंदर मैंने वैल्यूज पास कर दी है, आई हैव डिफाइंड लाइक 1000, इसको ऐसे लिखते हैं. एनुअल रेट इज दिस वन, टाइम पीरियड इज 3 years. So here I have defined a function with a colon, और जो भी चीजें इसके अंदर लिखी जाएगी by default वो उसी की तरह हो जाएगी. So I'm calling this function. So return simple interest क्या करेगा, जो भी वैल्यू जब मैं इसने इसे ऐसे लिखा है तो ये एक वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो इंटरेस्ट नाम की वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी. और उसी को मैं इंटरेस्ट नाम के वेरिएबल को प्रिंट भी करा रहा हूँ. यू कैन ऑल्सो प्रिंट इट इन दिस वे. बेसिकली स्ट्रिंग के तरीके से इसे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया. सो सिंपल इंटरेस्ट इज 150. ओके, नाउ अगर यहाँ पे रिटर्न नहीं करके आप सीधा प्रिंट करते तो क्या होता. अब क्योंकि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, तो इंटरेस्ट के अंदर कुछ नहीं आया. कॉल करोगे तो प्रिंट ही कर रहा है पर ये रिटर्न नहीं कर रहा कुछ, और इंटरेस्ट इस वजह से नन आ गया. सो मेक श्योर कि फंक्शन से अगर आपको कोई वैल्यू स्टोर करानी है यू नीड टू रिटर्न इट. सो दिस इज हाउ यू कैन राइट अ फंक्शन. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फाइल हैंडलिंग. फाइल्स को कैसे हैंडल करोगे. इट्स यूज्ड विद कीवर्ड. With open is a function which will pass multiple parameters, where you can have multiple parameters. First parameter होगा file.txt which is the name of the file, जो भी आप सेव करना चाहो. I can name it as ashish.txt. Okay, make sure to pass it within single quotes. With comma the second parameter is इस फाइल को जो आप ओपन करोगे इसे किस मोड में ओपन करना चाहते हो. राइट मोड में, रीड मोड में या पेंड मोड में. राइट is basically used to write some data in a file. Read, as the name suggests, reading the data, and appending is rewriting the whole data. Means if I am having some data already written, अगर मुझे उसके ऊपर कुछ और डेटा ऐड करना है, so I can go with append. Okay, so यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, W नाम से मैंने इसको फाइल राइट मोड में ओपन किया. सो ये नाम की एक फाइल ओपन हो जाएगी राइट मोड में, जिसका मैंने फाइल नाम से एक फाइल हैंडलर डाल दिया. फाइल हैंडलर का मतलब है कि ये जो वेरिएबल है, ये रेफरेंस है, इस रेफरेंस से मैं उस फाइल में कुछ भी लिख सकता हूँ. ओके, सो आई एम यूजिंग द सेम फाइल डॉट राइट इज अ फंक्शन, और यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा उस फाइल के अंदर लिखा जाएगा. सो इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस वन एंड इफ आई एम गोइंग बैक हियर, सो यहाँ पे आप देखोगे ashish.txt नाम की फाइल अभी 1 सेकंड पहले ओपन हुई है. और ये कहाँ पे हुई है, एग्जैक्टली उसी जगह पे हुई है जहां पे मैं एक कोड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ. ओके, तो यहाँ पे ashish.txt को अगर मैं ओपन करूंगा, इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है. एंड दैट्स ग्रेट. क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हेलो वर्ल्ड लिखा ही जाना था, क्योंकि हेलो वर्ल्ड लिखा था इसमें. अब ऐसे ही अगर मैं इसमें लिख दूं हेलो आशीष, और अब मैं अगर इसे एग्जीक्यूट करूं, आई कैन गो बैक एंड नाउ इफ आई एम ओपनिंग दिस फाइल, यहाँ पे हेलो आशीष लिखा हुआ है. ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं यहाँ पे हेलो मनीष लिख के एग्जीक्यूट करूंगा तो वही फाइल के अंदर सारा डेटा ही रिप्लेस हो रहा है. हर बार जब भी मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं पूरा डेटा रिप्लेस हो जा रहा है, और ये मैं नहीं चाहता कि डेटा रिप्लेस हो. तो मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन गो विद, इस विद के अंदर मैं सब चीजें एज इट इज लिख सकता हूं. तो अगर मैंने ये 3 चीजें लिख दी, नाउ इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग इट एंड गोइंग बैक एंड ओपनिंग दिस फाइल, यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो मनीष, हेलो मनीष, हेलो मनीष, ये तीनों चीजें सेम लाइन में लिखी गई हैं. अगर आप चाहते हो नेक्स्ट लाइन में लिखा जाए तो देयर इज अ स्पेशल फंक्शन, लाइक स्पेशल कीवर्ड वी आर हैविंग इज ऑफ /n. /n क्या करता है, /n बेसिकली एक्ट एज अ एंटर, कि जब आप एंटर प्रेस लिखोगे तब क्या होता है, एग्जैक्टली यही काम करता है /n. सो अगर मैं इसे ओपन करूं अब यहाँ पे, सो मेरे पास में जो वैल्यूज है नेक्स्ट लाइन में आ रही है. इसी बेर में मेरे पास में /t भी है. सो /t क्या करता है, टैब प्रेस कर देता है.
सो मेरे पास में अब जो आंसर आएगा वो टैब सेपरेटेड होगा, और यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो राइट में। सो राइट में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब भी आप राइट मोड में फाइल डालोगे और इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है ये हर बार नई फाइल क्रिएट करेगा आशीष.txt नाम की। पहले अगर कुछ फाइल है जिसमें पहले कुछ लिखा हुआ है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ये नई फाइल क्रिएट करेगा उसे डिलीट करके और उसके अंदर वही डेटा लेके आओ जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अब क्योंकि आशीष.txt नाम की एक फाइल है using the same thing, rather than opening it in write mode, I am opening it in read mode। तो ये क्या करेगा, उस फाइल को रीड करेगा। फाइल नाम का मैंने फाइल डिस्क्रिप्टर बोला जाता है इसे, और आई एम यूजिंग फाइल डॉट रीड। इफ आई एम प्रिंटिंग जस्ट फाइल डॉट रीड, ये जो भी डेटा है मुझे प्रिंट कर देगा, बट मैं क्या कर रहा हूँ, इस डेटा को वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ जिसका नाम कंटेंट है, और उसको मैं अगर एग्जीक्यूट करूंगा मेरे पास में एग्जैक्ट आउटपुट आ जाएगी जो उस फाइल के अंदर लिखी गई है। ओके, इफ आई एम राइटिंग /n तो मेरे पास आउटपुट आएगी वो नेक्स्ट लाइन की आएगी, एंड हियर यू कैन सी आई एम गेटिंग द डेटा इन नेक्स्ट लाइन। ओके, तो दिस इज अबाउट हाउ वी कैन रीड द डेटा फ्रॉम अ फाइल। अब आते हैं कि डेटा को अपेंड कैसे करना है। अब अपेंड का मतलब है कि जो पहले डेटा लिखा हुआ है वो तो एज इट इज ही रहेगा। अब मैं अगर इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूं और अगर मैं वापस जाऊं तो ये जो फाइल थी, अगर मैं राइट मोड में करता नई फाइल क्रिएट होती जिसमें सिर्फ हेलो आशीष लिखा होता। क्योंकि मैंने अपेंड किया तो उसी फाइल में जिसमें पहले हेलो मनीष लिखा हुआ है, उसी फाइल के अंदर ये लास्ट में ऐड कर देगा। ओके, क्योंकि मैंने file.txt नाम की क्रिएट की है तो यहाँ पे file.txt नाम की फाइल क्रिएट होगी जिसका नाम आशीष है, तो जिसमें आशीष है। तो मैं क्या करता हूँ, वापस कोड में जाके यहाँ पे आशीष.txt ओपन करता हूँ। नाउ इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग इट, गोइंग बैक and opening this ashish.txt, here you can see I have not deleted the file and rewriting the things। जो डेटा के अंदर पहले है फाइल के अंदर मैंने वो भी रखा और उसके ऊपर मैंने ये चीजें और डाल दी। ठीक है, ये बेनिफिट हो गया इसको यूज करने का। क्लियर? अब मैं काम करता हूँ रीडिंग द फाइल, अपेंडिंग द फाइल। ये तीन मेन मोड हैं। आप रीड, राइट, R+A+ मोड भी है जिसमें आप रीड राइट इकट्ठे भी कर सकते हो। सो यू कैन एक्सप्लोर दोज फील्ड्स एज वेल। अब काम करते हैं, लेट्स गो टू, मेरे पास 2 मॉड्यूल बचे। नेक्स्ट मॉड्यूल इज एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग क्या करता है, लेट्स सपोज कोई भी एरर आ रहा है मेरे पास में, कोड मुझे पता है कि ये कोड एरर दे सकता है, उसको हैंडल कैसे करूंगा, तो उसे बोला जाता है एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग के लिए ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज किया जाता है। जैसे इफ एल्स था वैसे ही ट्राई के अंदर मैं वो कोड लिखता हूं जो एरर दे सकता है, और अगर उसने एरर दिया तो एक्सेप्ट के अंदर मैं वो कोड लिखूंगा जो एरर देने के बाद एग्जीक्यूट हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं x इज इक्वल टू 10/0, सो 10/0 अगर मैं सिंपली रन करने जाऊं तो मेरे पास में एरर आएगा। इफ आई एम राइटिंग 10/0, सो आई विल गेट ए डिविजिबल बाय 0 एरर बिकॉज द 10/0 इज इन्फिनिटी। सो इस ब्लॉक को मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल सकता हूं, इस कोड को, क्योंकि ये कोड है मुझे एरर दे सकता है, हो सकता है दे, हो सकता है ना दे। अगर एरर दिया इसने तो एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर मैंने यहाँ पे एरर का नाम डाल दिया। अगर एरर का नाम नहीं डालने, आप डायरेक्ट भी एक्सेप्ट लिख दोगे तो यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसने एरर नहीं दिया। अगर इस ब्लॉक ने एरर दिया है तो इसने ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया। इफ आई एम राइटिंग 10/2, so because 10/2 तो एरर नहीं देगा, so it will print nothing, so I can print x। so if I'm executing this one, that's the output that I'm getting, but if I'm writing 10/0 cannot divide by 0। so there are different kind of errors as well, like अब जैसे मुझे पता है कि ये divisible by 0 एरर है, so for divisible by 0 there are some keyword already defined कि अगर divisible by 0 हो तो ये एरर दे, अगर कोई और एरर आ रहा है तो उस हिसाब से डील करे। तो वो सब चीजें आप एक्सेप्शन हैंडलिंग में डाल सकते हो। सो ट्राई के अंदर वो कोड जाएगा जो एरर दे सकता है, अगर नहीं एरर दे रहा है तो चलेगा फाइन, अगर नहीं दे रहा है तो एक्सेप्ट के अंदर आप डाल सकते हो कि कोड काम नहीं करा यार। ठीक है, अब आता है कि आप कॉम्प्लेक्स चीजें कैसे कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर नंबर इन नंबर्स, तो मैंने नंबर नाम की एक लिस्ट ले ली, नंबर्स नाम की, जिसके अंदर 10, 5, 0, A एंड 20 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सभी लिस्ट के एक एक वैल्यूज को उठा रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर विल बी 10, देन द नंबर विल बी 0, देन 5, देन A which is a string, then 20। so what I'm doing, I'm using try block, and with the try I can have multiple except blocks। okay, so try के अंदर मैंने एक कोड लिख दिया 10 बार। अब ये कोड हो सकता है एरर दे, हो सकता है ना दे। अगर इसने एरर नहीं दिया तो ठीक है, अगर इसने एरर दिया तो ये क्या करेगा, चेक करेगा क्या ये डिविजिबल बाय 0 एरर है, तो
इट विल प्रिंट दिस वन। ये चेक करेगा अगर ये टाइप एरर है तो ये वाली चीज प्रिंट हो, और अगर कुछ नहीं है तो इट विल प्रिंट द रिजल्ट इज दिस वन। सो ट्राई के अंदर ही आप ये चीज भी लिख सकते हो। सो अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करने जाऊं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द रिजल्ट इज 1.0 बिकॉज 10 है, सबसे पहली वैल्यू 10 थी। सो 10 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा सो रिजल्ट विल बी 1.0। सो इस वजह से कोई एरर नहीं आया, सो इट हैज गिवन द रिजल्ट इज 1.0। द नेक्स्ट वैल्यू इज 0, सो 10 डिवाइड बाय 0 विल गिव यू डिवाइड बाय 0 एरर। सो इस वजह से ये वाली चीज एग्जीक्यूट हुई है नेक्स्ट में। थर्ड टाइप ऑफ एरर मींस थर्ड वैल्यू 5, 10 डिवाइड बाय 5, सो आंसर इसका 2 आना चाहिए, दैट्स व्हाई द रिजल्ट इज 2.0। नेक्स्ट वन इज ए। अब 10 को अगर मैं a से डिवाइड करूंगा, मैं नहीं कर सकता बिकॉज दोनों का डेटा टाइप ही अलग है। सो उस केस में क्या होगा, मेरे पास में टाइप एरर आएगा। सो आई हैव रिटन, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है वो वाली चीज यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। लास्ट वाला 20 है, सो 10 डिवाइड बाय 20 विल गिव यू 0.5, सो दिस द रिजल्ट दैट यू आर गेटिंग। ओके, सिंपल है। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट कॉम्प्लेक्स क्वेरी यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग एज वेल। इसको भी आप नेक्स्टेड में लेके जा सकते हो, नो इश्यूज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लाइब्रेरीज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लाइब्रेरीज जैसे मैंने बताया, लाइब्रेरीज इज वन ऑफ द मेन रीजन जिस वजह से पाइथन इतनी पॉपुलर है, बिकॉज बहुत सारी चीजों के लिए लाइब्रेरी पहले से है। अगर आप न्यूमेरिक कंपटीशन करना चाहो, वी आर हैविंग numpy। मैथ के लिए जैसे आप देख सकते हो, मैथ के लिए लाइब्रेरी है टू परफॉर्म मैथमेटिकल कंपटीशन। हमारे पास में डेटा सेट हैंडलिंग के लिए लाइब्रेरी है, हमारे पास में मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के लिए लाइब्रेरी है, इमेजेस पे काम करना है, वेब ऐप बनानी है, डिप्लॉय करना है ऐप को, टेक्स्ट डेटा पे काम करना है, इमेजेस पे काम करना है, हर चीज के लिए लाइब्रेरी पहले से अवेलेबल है, राइट। सो मैं क्या कर सकता हूँ, लाइब्रेरी को डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकता हूँ। कुछ एक लाइब्रेरी है जो जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो ऑटोमेटिकली आप इंपोर्ट कर सकते हो, बट कुछ एक लाइब्रेरीज हैं जो आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो इनबिल्ट लाइब्रेरी की कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन राइट इंपोर्ट मैथ। सो इंपोर्ट मैथ जब मैंने एग्जीक्यूट किया, सो इसने कोई आउटपुट नहीं दिया, दैट मीन्स लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी इंपोर्ट हो चुकी है। सो इफ आई एम नाउ प्रिंटिंग मैथ, सो इट विल प्रिंट इट्स अ मॉड्यूल, और ये इस लोकेशन पे है, दैट्स फाइन। तो मैथ के अंदर मेरे पास में जितने भी फंक्शनैलिटी है, फॉर एग्जांपल math.sqrt इज अ फंक्शन दैट वी आर हैविंग, जिसके अंदर मैं जो भी वैल्यू डालूंगा उसका स्क्वायर रूट मेरे पास में आ जाएगा। ओके, अब ऐसे क्या क्या कौन कौन से मेरे पास में फंक्शन है, कैन आई गो विद द dir ऑफ मैथ। सो इफ आई एम प्रिंटिंग dir ऑफ मैथ, सो आई विल गेट द लिस्ट ऑफ ऑल द फंक्शंस जो मेरे पास में यहाँ पे इस मैथ लाइब्रेरी के अंदर है। ओके, और अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पाई है, सो कैन आई गो विद math.py। if I'm writing math.py, so it is giving you the value of pi. So what you can do, you can also search on the internet that Python documentation for math library. So you can search on the internet, you will get the documentation like Python की math library है, उसकी documentation क्या है। So for example, seal नाम का एक function है, com नाम का एक function है, copy sign है, fab है, factorial है। So these are all the functions we are having. Let's try factorial and then we'll jump into the next one. So if I'm writing factorial of 10, so the factorial of 10 is this number. If let's suppose there is a library that's not already installed, so you can go with pip install the library name. Okay, if you are running the same thing on your terminal, so आप pip install लिख सकते हो, pip3 लिख सकते हो आप, if depend upon the version, किस version से आपके installed है। And if you are using Jupyter notebook, the notebook that I am currently using, so आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे। एक्सक्लेमेशन मार्क बेसिकली बताता है कि इस कोड को टर्मिनल में आपको एग्जीक्यूट करना है, दैट्स इट। और टर्मिनल कुछ ऐसा दिखता है अगर आपको याद हो तो। ओके, विंडोज में CLI बोलते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं, इट लुक समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे आप कोड वोड लिख सकते हो, ठीक है। सो पिप इंस्टॉल numpy, अगर आप इसे एग्जीक्यूट करोगे, इट विल इंस्टॉल इंस्टॉलिंग इट, लोडिंग इट। अगर ये पहले से है तो ये यहाँ पे दे रहा है रिक्वायरमेंट इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड, so it will not do it. Similarly, you can go for TensorFlow, Keras, we are having lot of heavy libraries as well. NumPy, mostly अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, either it's Jupyter Lab और Jupyter Notebook, so आपको NumPy pandas ये सब चीजें देखने मिलती हैं easily. Okay, using packages, so packages is all about libraries. जब आपने एक बार लाइब्रेरी को import इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद में importing NumPy, okay, and as I've told you, once you have loaded math, so you can use math.py, math.factory, math.square root.
So what I can do, I can import numpy as np. So rather than calling the function through like numpy.arrays, numpy.mean or median or mode, whatever you are writing, I have created an alias which is a nickname. So मैं क्या करूंगा, import numpy as np. So I'll use np for the inbuilt function. So मैंने क्या किया यहाँ पे, np.array नाम का एक फंक्शन है जो लिस्ट को numpy array में कन्वर्ट कर देता है. फर्क क्या है numpy array और लिस्ट में? लिस्ट और एरे में बस इतना ही फर्क है कि एरे जो होती है वो लिस्ट ही है, बट इट्स अ सुपर पावर. इट्स हैविंग आल्सो सम सुपर पावर्स. सुपर पावर से मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शनैलिटीज हैं जो मेरे पास में numpy array में मिल जाती हैं, जो ऑपरेशन मैं बहुत इजीली बहुत फास्ट कर सकता हूँ. लिस्ट में आपको कोड खुद से लिखना पड़ता है. ठीक है. सो मैंने numpy array के अंदर इसको कन्वर्ट कर लिया. और इफ आई एम राइटिंग फॉर एग्जांपल दिस array प्लस 5, तो ये क्या करेगा, array के सारे एलिमेंट जो पहले 1 2 3 4 थे उन सब में इसने 5 ऐड कर दिया, जो आपको नॉर्मल लिस्ट में नहीं मिलेगा. तो ये इसमें अरेज में फायदा है. ओके. numpy के डेडिकेटेड लेक्चर्स भी आगे आने वाले हैं आफ्टर लाइक विद इन लाइक 1 or 2 वीक्स, तो वो भी आप देख सकते हो. द डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा. ठीक है. सो दिस इज अबाउट हाउ यू कैन यूज पैकेजेस. numpy है, pandas है, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, डेटा क्लीनिंग के लिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ओके. सो ऊप्स को अब जल्दी से एक बार कवर कर लेते हैं. ऊप्स के अंदर क्या होता है? सो बेसिकली इट्स अ वे ऑफ राइटिंग द कोड. मैं ऑब्जेक्ट्स बनाता हूं, मैं फंक्शंस लिखता हूं, मैं क्लासेस बनाता हूं, ऑब्जेक्ट्स लिखता हूं. ठीक है. सो इसमें क्या होता है, मैंने एक क्लास बना दी. ओके. क्लास बना दी डॉग नाम की. अब इसके अंदर मैं अलग अलग फंक्शन लिख सकता हूं, और जब भी फंक्शन की मैं बात करता हूं क्लास के अंदर, उनको बोला जाता है मेथड्स. ओके. सो हियर यू कैन सी आई हैव डिफाइंड 2 मेथड्स. एक इनिट मेथड होता है जो बाय डिफॉल्ट अगर आप डिफाइन ना भी करोगे तो भी वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है. ओके. सो इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोला जाता है. ठीक है. और अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, इस मेथड की बात करूं, ये मैंने डिफाइन किया है. डिफाइन अ मेथड इनसाइड डॉग क्लास जिसका नाम मैंने रखा है बार्क, और इट इज कॉलिंग टू इटसेल्फ. ओके. सेल्फ को ये क्यों कॉल करता है? बिकॉज जब भी आप क्लास के अंदर कोई मेथड कॉल करते हो, वो जो फंक्शन लिखा जाता है, मेथड लिखा जाता है, वो मेथड बाय डिफॉल्ट खुद को कॉल करता ही है. अगर आप यहाँ पे सेल्फ नहीं भी लिखोगे तो भी ये कॉल करेगा ही. ओके. और अगर आपको इसकी वैल्यू चेंज करनी है, इन पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज करनी है, तो आपको सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट नेम लिख के चेंज करनी पड़ेगी, तभी ये पूरे मेथड के लिए वैल्यू चेंज होगी. अदरवाइज इट विल चेंज इट जस्ट फॉर दिस फंक्शन. ओके. ऊप्स के हमारे पास में इन डिटेल्स भी और बहुत सारे वीडियोस हैं जो आप चेक कर सकते हैं. उनकी वीडियोस भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. बट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ ऊप्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग पाइथन. सो मैंने क्या किया, आई एम क्रिएटिंग डॉग इज इक्वल टू, यहाँ पे इट विल टेक 2 पैरामीटर्स, नेम एंड एज. इनिट इज द डिफॉल्ट वन. ओके. अगर आप नहीं भी डिफाइन करोगे तो ये तो होगा ही. अब बस उसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं होगी, वो सेल्फ को कॉल करेगा. यहाँ पे मैंने 2 पैरामीटर पहले से पास कर दिए. सो बडी इज द नेम एंड 3 इज द एज. सो सेल्फ डॉट नेम इज बडी, सेल्फ डॉट एज विल बी 3. सो इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस कोड, सो इसने क्या किया, माई डॉग नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया. इस ऑब्जेक्ट के अंदर 2 वैल्यूज हैं. फर्स्ट वैल्यू है नेम, सेकेंड वैल्यू इज एज. सो इफ आई एम राइटिंग नेम एंड एज, सो नेम, और यहाँ पे अगर मैं एज भी प्रिंट करूंगा, द आउटपुट वुड बी द एज विच इज 3. आई कैन इवन कॉल मेथड फ्रॉम दिस. ओके. इस ऑब्जेक्ट से मैं इसके अंदर का कोई मेथड भी कॉल कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग माई डॉग डॉट बार्क, इट्स अ मेथड और बेसिकली अ फंक्शन. सो इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस वन, तो ये वूफ जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, इट विल प्रिंट दैट थिंग. ओके. सो मैंने एक क्लास बना ली, क्लास के अंदर आई हैव डिफाइंड मल्टीपल मेथड्स. क्लियर. अब ऐसे ही दिस इज अ डिफरेंट मेथड. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बार्क नाम का ही रखा है, मैंने एक और मेथड लगा दिया, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई एम डूइंग इन द एग्जैक्ट सेम वे. सो इफ आई एम राइटिंग गेट द एज, सो आई एम गेटिंग द करंट एज जो यहाँ पे डिफाइन की गई है. ठीक है. नाउ यू कैन ऑल्सो यूज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. ऊप्स के जैसे मैंने बताया, उसको ज्यादा डिटेल में हम यहाँ पे नहीं करेंगे. दिस जस्ट अबाउट ऊप्स काम कैसे करता है यहाँ पे. पर बेसिकली इनहेरिटेंस करती क्या है, अगर मैंने कोई एक क्लास बना रखी है which is called as animal. okay. और एक मैंने क्लास बनाई है dog, because dog is also kind of animal. so जो भी animal की प्रॉपर्टीज है, मैं चाहता हूँ dog के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज रहें, बट ऑन टॉप ऑफ दैट dog की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज भी होंगी जो उससे बाकी एनिमल से अलग बनाएंगे. ठीक है. सो एनिमल नाम की एक क्लास है
जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज हैं एनिमल की, और उसी के अंदर मैं एक डॉग नाम की क्लास निकाल लेता हूं जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज तो होंगी पर इसके अलावा एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज भी होंगी। ठीक है, इसको आप ऐसे ले सकते हो जैसे आप कोई भी गेम खेलते हो, लेट्स टॉक अबाउट GTA, सैन एंड्रियास, वाइस सिटी, उसमें जितने भी एजेंट्स होते हैं आपके प्लेयर के अलावा सभी की कुछ एक कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ एक उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक इफ इट इज गाय और इट्स अ गर्ल, व्हाट्स द एज, हेयर कलर, और वो सब चीजें उनकी अलग होती हैं बट कोर प्रॉपर्टीज उनकी सेम होती हैं। पुलिस वाला है लाइक उसको कुछ स्पेशल पावर्स दी जाती हैं दैट ही और शी कैन एक्ट इंटेलिजेंट। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट, सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, यहाँ पे हमने क्लास लगाई है एनिमल जिसके अंदर ये दो मेथड्स हैं, और यहाँ पे मैंने क्लास लगाई है डॉग, इनसाइड दैट आई एम पासिंग एनिमल हियर। सो एनिमल यहाँ पे पास करने का मतलब है इट इज इनहेरिटिंग ऑल द प्रॉपर्टीज, ऑल द मेथड्स ऑफ एनिमल्स क्लास। सो इस डॉग के अंदर मेक साउंड भी है, though it is not defined here, it's only bark defined here, but you can also call make sound. So now if I'm executing it, dog class मैंने यहाँ पे रखी है जिसके अंदर मैंने body पास किया है, okay, and here if I'm calling my dog dot name, अब body क्यों मैंने पास किया, here I'm not having a parameter that I'm passing here, but I need to pass the parameter in animal class. So animal class में यहाँ पे name पास होना ही चाहिए, so if I'm not passing any name here, so I'll get an error. So here I need to pass the name. Once the name is passed, so though in my dog, if I'm talking about this particular object, so इस object के अंदर अगर मैं dog class को ही पास कर रहा हूँ, so इसके अंदर कोई ऐसा method नहीं है जो मुझे नाम दे सके, जो मुझे make sound दे सके। इसमें सिर्फ bark नाम का फंक्शन है, तो bark तो काम करेगा but name and make sound भी काम करेगा because it is inheriting the properties from the upper class. Okay, so this is about the concept of inheritance. Clear? So to summarize, ये हमने पाइथन का रफली चीजें कर ली हैं। So to summarize, अब देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की हैं। तो पहले हमने पाइथन फंडामेंटल डिस्कस किए हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या और पाइथन कहाँ पे लाई करती है। उसके बाद में हमने सेटअप देख लिया कि कहाँ पे आप कोड कर सकते हो, आप ऑनलाइन कंपाइलर पे यूज कर सकते हो, आप ऑफलाइन कंपाइलर्स भी यूज कर सकते हो। कंपाइलर इज समथिंग जहाँ पे आप कोड रन करते हो। पाइथन का अपना कंपाइलर होगा, C++, जावा, हर एक का अपना कंपाइलर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मैं एनवायरनमेंट यूज कर रहा हूँ इसका नाम है जुपिटर नोटबुक, विच इज अ काइंड ऑफ एनवायरनमेंट ओनली, जहाँ पे आप पाइथन के कोड रन करते हो डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको करने हो तो यहाँ पे हमने देख लिया कि आप पहला प्रोग्राम कैसे लिखते हो, आप प्रिंट हेलो वर्ल्ड कैसे करोगे। उसके लिए हमारे पास में प्रिंट फंक्शन है। हमारे पास में 4 डिफरेंट टाइप के डेटा है जिसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसके बेस पे हम कोई भी डेटा बना सकते हैं। बेसिकली फंडामेंटल लेवल में 4 टाइप ऑफ डेटा हमारे पास में, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन। इंटीजर में सारे होल नंबर्स, इफ आई एम हैविंग अ डेसिमल उसको फ्लोट कह दिया जाता है। स्ट्रिंग चाहे वो एक कैरेक्टर है या मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं या एक पैराग्राफ है या इवन ए बुक है या मल्टीपल बुक्स हैं, उस सभी चीजों को अगर सिंगल कोट या डबल कोट में लिखा हुआ है उनको कहा जाता है स्ट्रिंग्स। एंड बूलियन इज ऑल अबाउट 2 वैल्यूज, बूल, ट्रू और फॉल्स, 0 और 1, और यहाँ पे उस केस को ट्रू और फॉल्स में लिखा जाता है। ट्रू विद अ कैपिटल T, फॉल्स विद अ कैपिटल F। उसके बाद में हमने डिस्कस किया कि डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स, वेरिएबल आल्सो कम्स एट द कंटेनर, जिसके अंदर हम सारी वैल्यूज एक एक करके डाल सकते हैं। हम एक कंटेनर के अंदर एक वैल्यू डाल सकते हैं, टाइप ऑफ डेटा डाल सकते हैं, हम पूरा डेटा स्ट्रक्चर भी डाल सकते हैं, लाइक लिस्ट, डिक्शनरीज एंड लाइक टपल एंड सेट। उसके बाद में हमने डिस्कस किया टाइप कन्वर्जन, इज इट अबाउट हाउ वी कैन कन्वर्ट द टाइप ऑफ डेटा फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। ओके, सो दिस इज अबाउट टाइप कन्वर्जन। आप int टू फ्लोट कर सकते हो, फ्लोट टू int, into string, string to एंड अदर टाइप ऑफ डेटा। बस उसमें कुछ एक यूज केसेस आपको ध्यान रखने हैं कि आप किन किन चीजों को कर सकते हो, किन किन को नहीं कर सकते हो। टाइप इज ऑल्सो फंक्शन जिससे आप किसी भी डेटा का टाइप पता कर सकते हो। जैसे इसका टाइप इंटीजर है, पर अगर मैं इसे सिंगल कोट्स में डाल दूंगा ये हो जाएगा फ्लोट, ये हो जाएगा स्ट्रिंग। अभी ये इंटीजर है। हमने अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर लिए कि आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या क्या परफॉर्म कर सकते हो। हमने असाइनमेंट ऑपरेटर कर लिए जिसमें असाइनमेंट तो है ही, असाइनमेंट के साथ में हम अर्थमेटिक प्लस असाइनमेंट कैसे हैं वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। कंपैरिजन ऑपरेटर, ये आपको रिटर्न में बूलियन वैल्यू देते हैं, ट्रू और फॉल्स, बिकॉज यहाँ पे मैं कंडीशन लिख रहा हूँ। इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, और यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखने की, यू कैन नॉट राइट इक्वल्स टू ग्रेटर देन, यू शुड राइट ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू, वरना ये काम नहीं करेगा, ये आपको एरर देगा। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और नॉट है, और जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद में आता है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें वी आर जस्ट
कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम कि अगर ये हो तो ये हो जाए, ये हो तो ये हो जाए, जिसके अंदर हमारे पास में कंट्रोल के लिए इफ एल्स कंडीशन है। हम इफ यूज कर सकते हैं, हम इफ के साथ में एल्स यूज कर सकते हैं, हम इफ के साथ में एलिफ एल्स यूज कर सकते हैं, हम इफ के साथ में मल्टीपल एलिफ यूज कर सकते हैं और उसके बाद में भी एल्स यूज कर सकते हैं। क्या हम नहीं कर सकते हैं? हम डायरेक्टली एल्स यूज नहीं कर सकते हैं, हम एलिफ डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, हम एलिफ के साथ में एल्स यूज नहीं कर सकते हैं अगर इफ कंडीशन डिफाइन नहीं है, बट हम मल्टीपल इफ कंडीशंस यूज कर सकते हैं साइड बाय साइड। उसके बाद में हमने लूप्स देखा था। लूप इज बेसिकली टू ऑटोमेट अ स्पेसिफिक सेट ऑफ कोड, जिसमें हमने यहाँ पे फॉर लूप है, हमारे पास में व्हाइल लूप है। फॉर लूप तब यूज होती है जब हमें पता है कितने स्टेप्स तक जाना है, व्हाइल लूप तब यूज होती है जब हमें नहीं पता कितने स्टेप्स तक जाना है। तो ये दो कोड हो गए फॉर और व्हाइल लूप के। ब्रेक और कंटिन्यू आर द कंडीशन जो यूज होती है जब हमें लूप को बीच में ही ब्रेक करना होता है या लूप का कोई स्पेसिफिक कंडीशन को स्किप करना होता है। सो ब्रेक करने के लिए, कंटिन्यू स्किप करने के लिए। उसके बाद में हमने डिस्कस किया डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें लिस्ट है, डिक्शनरीज है, टपल और सेट है। लिस्ट में डेटा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, मीन स्क्वायर ब्रैकेट इज द वे टू डिफाइन अ लिस्ट। इसमें डेटा आप सिंगल सेम डेटा टाइप और मल्टीपल डेटा टाइप इसके अंदर डाल सकते हो, बशर्ते सारा डेटा जो है वो कॉमा सेपरेटेड होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे डाला भी है। आप लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट भी डाल सकते हो जिसे नेस्टेड लिस्ट बोला जाता है और मल्टी डायमेंशनल लिस्ट भी बोल सकते हैं। ओके, इसमें वैल्यूज को एक्सेस करना है तो आप इंडेक्स के बेसिस पे कर सकते हो, इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज जा सकती हैं। डिक्शनरी आप कर्ली ब्रैकेट्स से इनिशियलाइज करते हो, यहाँ पे की वैल्यू पेयर में डेटा जाता है, कीज से आप वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। सो अगर आपको डेटा एक्सेस करना है आप कीज के बेस पे करोगे, आप इंडेक्स के बेस पे नहीं कर पाओगे, आप वैल्यूज के बेस पे नहीं कर पाओगे। अगर मल्टीपल कीज हैं आपके पास में जो कि सेम है तो वो लास्ट अपडेटेड की वैल्यू उठाएगा, बाकी पेयर्स वो नहीं लेगा। और यहाँ पे अगर आप किसी डिक्शनरी की लेंथ चेक करते हो, वो की वैल्यू पेयर देगा कि कितने की वैल्यू पेयर्स हैं, उस एक पेयर को वो एक लेंथ मानेगा। उसके बाद में आता है टपल। टपल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि टपल कैसे काम करते हैं। एंड टपल में एक जो खासियत है वो ये है कि इसमें अगर आपने एक बार वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, अब उसको चेंज नहीं कर सकते हो। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इम्यूटेबल। सो टपल्स आर इम्यूटेबल। इन द एग्जैक्ट सेम केस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेट आर नॉट म्यूटेबल, सेट आर म्यूटेबल, वी कैन चेंज द वैल्यूज। पर सेट में एक खासियत है कि एक बार अगर आपने सेट में वैल्यूज डाल दी तो वो यूनिक हो जाती है। अगर आपने, जैसे हमने यहाँ पे 1 से लेकर 7 तक वैल्यूज डाली और 7 4 बार रिपीट हो रहा है, पर अगर मैं इसे सेट में कन्वर्ट कर दूंगा, मेरे पास में 7 जो वैल्यू है वो सिर्फ एक बार आएगी। उसके बाद आते हैं फंक्शन। फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इट्स अ सेट ऑफ कोड जिसमें जो हम कोड एग्जीक्यूट करने के काम आता है। ओके, हमारे पास में प्री बिल्ट फंक्शन होते हैं, इन बिल्ट फंक्शन होते हैं और हमारे पास में यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करके दिखा दिया। और फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर पास कर सकते हैं, फंक्शन से हम पैरामीटर रिटर्न में भी ले सकते हैं। उसके बाद में हमने डिस्कस किया फाइल हैंडलिंग, कैसे हम डेटा को फाइल के अंदर रख सकते हैं। आइदर रीड मोड में ओपन कर सकता हूँ, राइट में और अपेंड में, और हमने इनके बीच में डिफरेंस भी बेसिकली देख लिया है। उसके बाद में हमने एरर हैंडलिंग देखा। अगर कोई कोड, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कोड आपको एरर दे रहा है तो कैसे आप कोड को मॉडिफाई कर सकते हो कि वो एरर ना दे, मींस कोड चलता रहे, प्रोग्राम टर्मिनेट बीच में ना हो। ये सब चीजें एक्सेप्शन हैंडलिंग से आप कर सकते हो। उसके बाद में हमने लाइब्रेरीज डिस्कस की, बिकॉज पाइथन का मेन फायदा ये है कि इसके अंदर बहुत सारी लिस्ट लाइब्रेरी बेस हैं। बहुत सारे लोगों ने पहले बहुत सारे कोड लिख दिए जो आप डायरेक्टली इंपोर्ट करके यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको दिखाया गया कैसे आप लाइब्रेरी, इनबिल्ट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर सकते हो, और कोई नई लाइब्रेरी अगर आपको इंस्टॉल करनी है वो आप कैसे कर सकते हो वो भी हमने देख लिया। उसके बाद में लास्ट कॉन्सेप्ट था वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। इसको हमने ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, इसको और ज्यादा डिटेल में देखना है तो जैसे मैंने पहले बताया डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे जाएंगे, तो उसमें आप जाके पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रिलेटेड। बस इसमें होता क्या है, इसमें हम क्लासेस बनाते हैं जिसके अंदर अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो इसके अंदर जो भी आप फंक्शन डिफाइन करते हो, सब फंक्शन को मेथड बोला जाता है, और आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बेस पे सारा कोड लिखते हो। इसी वजह से इन्हें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा जाता है। इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज होती हैं, फॉर एग्जांपल इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एंड वी कैन गो फॉर हायरार्किकल एज वेल। तो वो सब चीजें इसके अंदर आती हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको आप लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं इफ यू फाइंड इट इंसाइटफुल। अपने वैल्यूएबल फीडबैक आप कमेंट में जाके जरूर शेयर कीजिएगा। विल बी मोर देन हैप्पी टू एंटरटेन योर क्वेरीज अगर आपको कोई डाउट है तो भी। अदरवाइज मैं आपको मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में, एंड बाय।